हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। तो फिर से हम लोग नए 50 प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। आपके सामने नए 50 प्रश्नों के साथ फिर हम लोग उपस्थित हैं। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय के सबसे पूर्व में इनमें से कौन सी चोटी, कौन सा पिक सबसे पूर्व में है? देखते हैं हम लोग कौन सी पिक है। आप लोग भी उत्तर दीजिए। नामचा बरुआ, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से इसको देखिए, कौन सा पिक सबसे पूरब में है? आप लोग इसका आंसर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोज हम लाते रहे आपके लिए, आपके हित के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, वो आपको मिलता रहे। और अधिकतम लोगों को लिंक शेयर कर दीजिए ताकि संपूर्ण बिहार इसका लाभ उठा सके। जो भी लोग बीपीएससी के एस्पायरेंट हैं सब लोग इसका लाभ उठा सके। और मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन इस प्रकार का है कि ये उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में भी काम आएगा और आईएएस के, सिविल सर्विसेज के प्रीलिम में भी काम आने वाला प्रश्न है। तो ध्यान से पढ़िए, इसका उत्तर दीजिए। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए इज नामचा बरुआ, ऑप्शन बी अन्नपूर्णा, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। विच ऑफ द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ द हिमालय? नामचा बरुआ, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा सही उत्तर? तो नामचा बरुआ। इसका सही उत्तर होगा नामचा बरुआ। नामचा बरुआ इज राइट आंसर। नामचा बरुआ क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है? इसका सही उत्तर होगा नामचा बरुआ। नामचा बरुआ इज द राइट आंसर। क्लियर है? नामचा बरुआ इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा नामचा बरुआ। ठीक है, नामचा बरुआ की हाइट है 7,781 मीटर। नामचा बरुआ की जो ऊंचाई है वो 7,781 मीटर है। और यह चोटी कहाँ स्थित है? यह चोटी स्थित है अरुणाचल प्रदेश और चीन के सीमा पर। नामचा बरुआ जो पिक है वो अरुणाचल प्रदेश और चीन के सीमा पर है। और एक अच्छी बात यह है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का मतलब सिक्किम को भी शामिल कर लीजिए, सिक्किम को हटा लीजिए केवल, तो बाकी 7 सिस्टर जो हैं उसमें आपको आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 राज्य हैं। सिक्किम को हटा दीजिए तो 7 राज्य है, उसको 7 सिस्टर कहते हैं। तो नामचा बरुआ सबसे पूर्वी चोटी हिमालय की है और साथ ही साथ नामचा बरुआ पूरे 7 सिस्टर की, 7 बहनों वाला जो राज्य है, 7 स्टेट नॉर्थ ईस्ट के, उनकी सबसे ऊंची चोटी। उन सभी राज्यों में अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आंसर होगा नामचा बरुआ। नामचा बरुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ 7 सिस्टर। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरुआ है। एक बात और बता दूं, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में एक गॉर्ज का निर्माण करती है, पहाड़ में एक गहरी खाई का निर्माण करती है। उस खाई को नामचा बरुआ गॉर्ज के नाम से ही जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जहां पर हिमालय को काटती है वो जगह भी कहाँ है? नामचा बरुआ पिक के पास में है। इसीलिए उस गॉर्ज का नाम, उस खाई का नाम भी नामचा बरुआ गॉर्ज उसका नाम दिया गया है। नामचा बरुआ गॉर्ज, ब्रह्मपुत्र गॉर्ज, दिहांग गॉर्ज, ये तीनों एक ही गॉर्ज का 3 नाम है। नाम ब्रह्मपुत्र गॉर्ज का नाम आप नामचा बरुआ गॉर्ज भी दे सकते हैं क्योंकि गॉर्ज कहाँ बना हुआ है? नामचा बरुआ पिक के पास। 7,781 मीटर इसकी हाइट है। अन्नपूर्णा हाइट की बात करें तो अन्नपूर्णा पिक नेपाल में है। कंचनजंगा की बात करें तो सिक्किम और नेपाल के सीमा पर है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये नेपाल और तिब्बत के सीमा पर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल के लोग सागर माथा कहते हैं। भारत के लोग माउंट एवरेस्ट को शेरमुख के नाम से जानते हैं और तिब्बत के लोग माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। चोमोलुंगमा। तो माउंट एवरेस्ट के अलग अलग नाम है। हाल ही में इसकी हाइट 0.86 सेंटीमीटर बढ़ गया है। यानी वर्तमान में अगर पूछा जाए माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, तो आंसर होगा 8,850.86 मीटर। क्लियर है? तो नोट कर लीजिएगा इन बातों को। आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। हरित क्रांति
सबसे पहले किस फसल पर लाया गया? कौन सा फसल? हरित क्रांति सबसे पहले किस फसल पर लाया गया? कौन से फसल पर पहली बार हरित क्रांति लाया गया? हरित क्रांति सबसे पहले किस फसल पर लाया गया? इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए। पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा ऑप्शन है चना, तीसरा ऑप्शन है सरसों और चौथा ऑप्शन है बाजरा। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। कौन सी फसल पर पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया? वन विच क्रॉप वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? ग्रीन रेवोल्यूशन पहली बार किस फसल पर आया? व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड एंड मिलेट। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा गेहूं। 1966 और 67 में, 1966 और 67 में, जिस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, उस समय लाया गया भारत में हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 67 में हुआ। मैं बता दूं, लेकिन हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में जरूर हुआ, लेकिन इसका जो बीज था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में ही बो दिया गया था। आपको याद होगा 1960 से लेकर 1965 तक लगातार पूरे भारत में अकाल पड़ा। 66, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 65 लगातार इंडिया में या तो अकाल पड़ा या फिर बाढ़ आया। आप जानते हैं कि 1966 में पटना में, बिहार में बहुत बड़ा बाढ़ का सामना किया था बिहार। 66 का बाढ़ आपने सुना होगा, बड़ी फेमस बाढ़ था। पिछले बार भी बाढ़ आया था, वैसे 2 साल पहले भी बाढ़ आ चुका है पटना में। तो उस जमाने में केवल बाढ़ और सूखा यही चल रहा था, भारत में खाने को कुछ नहीं था। अंत में हम लोगों ने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका के साथ समझौता किया। अमेरिका के साथ क्या किया? समझौता किया कि भाई हमें कुछ अनाज दीजिए, हमारे यहाँ लोगों को खिलाने के लिए अनाज नहीं है। तो अमेरिका ने भारत से एक समझौता किया और उस समझौते के तहत गेहूं दिया। लेकिन गेहूं जो दिया अमेरिका, वो कीड़ा लगा हुआ गेहूं, घून लगा हुआ गेहूं, सबसे मैंने भारत को मदद किया तो सबसे घटिया गेहूं से, ऐसा गेहूं जिसको जानवर भी नहीं खा सकते, वो गेहूं दिया भारत को। लेकिन भूख की ऐसी हालत थी उस समय इंडिया में, उस गेहूं के लिए भी लंबी लंबी लाइनें लगती थी। उस गेहूं को लेने के लिए भी लंबी कतारें लगती थी। और उस सड़ा हुआ गेहूं दे दिया, वैसा गेहूं दिया जिसको हर साल अटलांटिक महासागर में फेंक देता है। ऐसा अमेरिका ने गेहूं भारत को मदद किया, भारत के साथ मजाक किया इस बुरे वक्त में। लेकिन उस गेहूं को देने के बाद भी पंडित नेहरू गए हुए थे अमेरिका। अमेरिका गए हुए थे तो वहां अमेरिका में एक अमेरिकी मंत्री, अमेरिका में एक अमेरिका के मंत्री था, मिनिस्टर था। आप जानते हैं कि हर साल यूएनओ के जनरल असेंबली की मीटिंग न्यूयॉर्क में होती है और हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं। तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां गए हुए थे। 1963 की बात है। यूएनओ के जनरल असेंबली की मीटिंग में अमेरिका के मंत्री ने इनको कहा रात में डिनर के समय कि पंडित नेहरू, आपको शर्म नहीं आती? आप गेहूं हमसे ले जाते हैं भीख मांगकर। ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया। सड़ा हुआ गेहूं देने के बाद क्या बोल रहा है कि भीख मांगकर गेहूं ले जाते हैं और उधर से रूस का सहयोग करते हैं। आप गेहूं हमसे मांगते हैं और रूस को आप सहयोग देते हैं। अब नेहरू जी को, ये नेहरू का अपमान नहीं था, ये पूरे भारत का अपमान था। नेहरू जी तुरंत उस मीटिंग को कैंसिल किए, भारत आए और तुरंत उन्होंने मैक्सिको की यात्रा की, तुरंत उन्होंने फिलीपींस की यात्रा की। मैक्सिको से उन्नत क्वालिटी के, उच्च क्वालिटी के हाइब्रिड बीज लाया, गेहूं का बीज लाया मैक्सिको से, और फिलीपींस के मनीला से ले आया धान का बीज, और कुछ विशेषज्ञों को भी बुलाकर ले आया। और भारत में कहा कि अब हम ये डील नहीं करेंगे, अमेरिका से डील आज ही रद्द, और हम खुद इसका उत्पादन करेंगे और खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे। तो नेहरू जी ने ही हरित क्रांति के बीज को बो दिया था। लेकिन हरित क्रांति सफल कब हुआ? 1966-67 में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्रित्व का कार्य था, उस समय यह सफल हुआ। तो 1966-67 में हरित क्रांति आ गया। जो बीज बोया गया था पौधा में कब बदल गया? 66-67 में। आपने सुना होगा नाम लाल बहादुर शास्त्री का। उन्होंने भी जय जवान जय किसान का नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा दिया, क्योंकि उस समय पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था और अकाल पड़ रहे थे। तो बिना किसान की मदद से लोगों को भोजन इकट्ठा करवाएंगे और जवान की मदद से लड़ाई को जीतेंगे। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? उसी वक्त पे किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। बाद में जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा। समझ गए? यही हरित क्रांति की कहानी थी। हरित क्रांति में उत्तम क्वालिटी के बीज का प्रयोग किया गया। हरित क्रांति में केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग किया गया, रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया, और किसानों को कम से कम कीमत में सिंचाई के लिए पानी दिया गया और बिजली दी गई। कम से कम कीमत में, या तो फ्री दिया गया या तो बहुत कम कीमत में दिया गया। पूछा जाए कि किसको किसका योगदान था?
किस किस का योगदान था हरित क्रांति के लाने में? तो आंसर क्या देंगे? पहला योगदान था उत्तम क्वालिटी के बीज, हाइब्रिड बीज, उच्च कोटि के बीज, और दूसरा था केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद, और तीसरा सिंचाई और विद्युत की सुविधा। यही 3 कंडीशन थे जिसके कारण भारत में हरित क्रांति आया, पर संपूर्ण भारत में नहीं आया। ये सिर्फ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सा, और राजस्थान के गंगानगर जिला, राजस्थान के एकमात्र जिला गंगानगर, उस समय गंगानगर था, अब तो वहां 2 जिले हो गए, हनुमानगढ़ भी हो गया, तो राजस्थान के 2 जिले हनुमानगढ़ और गंगानगर में हरित क्रांति आया, बस 2 ही जिला। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया, कुछ महाराष्ट्र, गुजरात के हिस्सों में भी आया, लेकिन ये पश्चिम भारत में ही आया, पूर्वी भारत में हरित क्रांति नहीं आया। यानी हरित क्रांति का घाटा भी हुआ। अब केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कीजिएगा तो उससे मिट्टी क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। और चूंकि एक क्षेत्र में आया, एक फसल पर आया, तो बाकी फसल बेचारा डेवलप नहीं हो पाया, बाकी फसल डेवलप नहीं हुआ, एक एरिया रीच होता चला गया, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अमीर होता चला गया, पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल गरीब होता चला गया। तो अब इसीलिए द्वितीय हरित क्रांति की बात हो रही है, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है, जिसे रेनबो रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। द्वितीय हरित क्रांति को इंद्रधनुषी क्रांति के नाम से भी जानते हैं, और इसमें अब केमिकल फर्टिलाइजर के तरह जगह पे बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो फसल छूट गए थे उस समय प्रथम पहली ग्रीन रिवोल्यूशन में, उसको द्वितीय हरित क्रांति में क्या किया जा रहा है? उन फसलों का भी उत्पादन पर ध्यान दिया जा रहा है। तो गेहूं और चावल, वैसे मेन तो गेहूं पर आया था, लेकिन इसमें चावल भी शामिल था। क्लियर है? आप जानते हैं कि दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, नहीं था। इस बार दाल के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान हो गया है। दाल और सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान पे पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन अब दाल के उत्पादन में और सरसों के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। सोयाबीन के मामले में आज भी मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। बाजरा भी सबसे ज्यादा राजस्थान में, यानी चना, सरसों, बाजरा, ये तीनों सबसे ज्यादा कहां? राजस्थान में। गेहूं की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। गेहूं, गन्ना और आलू, व्हीट, शुगर केन एंड पोटैटो, इसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। इन सारी बात जो मैंने बताया इसको नोट कर लीजिएगा। हरित क्रांति का पिता, पूरे विश्व में हरित क्रांति का पिता नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, और भारत में हरित क्रांति का पिता MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये सारी बात आप लोग को नोट कर लेना है, आंसर देते रहना है लगातार। आप लोग भी आंसर करते रहिएगा, जो प्रश्न पूछा जाए उसका आंसर आप देते रहेंगे। सेशन को जितने भी आपके चैनल से, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, आपके अपने अपने जितने भी चैनल से आप जुड़े हैं सब में शेयर कर दीजिएगा लिंक। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो आंसर हो आप दीजिए, मैं देखता हूं आपका आंसर आप लोग ने क्या दिया है। चलिए अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? देखिए इकोनॉमी शब्द की बात कर रहा है, ये बात अर्थशास्त्र हिंदी वाली नहीं। अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से ली गई है? अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से ली गई है? इसका सही उत्तर होगा यूनानी, यानी यूनान पहली बार, यानी अर्थशास्त्र का जन्मदाता भी कौन है? यूनान है। अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग पहली बार किसे कहा किया गया? यानी इकोनॉमिक्स शब्द, इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग पहली बार कहां किया गया? यूनान में किया गया। वैसे तो अर्थशास्त्र की बात करें ये तो हिंदी का शब्द है, लेकिन इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है प्रश्न में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूनानी। यूनानी भाषा, इसी को हम लोग ग्रीक भाषा भी कहते हैं। यूनानी भाषा को ही ग्रीक, प्राचीन काल में जो देश यूनान था आज वही देश है ग्रीस। तो यूनानी भाषा बोलो या ग्रीक भाषा बोलो एक ही बात है। यहीं से इकोनॉमी शब्द लिया गया है, जिसको हिंदी में हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली, भारत में डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी कब लागू की गई? इन विच ईयर द डेसिमल करेंसी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? 1955, 1956, 1957, 1958। चलिए सही उत्तर इसका दीजिए। कब भारत में करेंसी का दशमलव प्रणाली प्रारंभ की गई? करेंसी की दशमलव प्रणाली कब प्रारंभ की गई? चलिए बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? करेंसी की डेसिमल प्रणाली कब शुरू की गई? करेंसी की डेसिमल प्रणाली कब शुरू की गई? इसका सही उत्तर होगा 1957। 1957 में भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुआ। भारत में जो मुद्रा प्रणाली है, जो करेंसी सिस्टम है, लेटेस्ट करेंसी सिस्टम जो आज का है रुपया, भारत की करेंसी कौन सी है? रुपया। वो किस सिस्टम में है? डेसिमल सिस्टम में है। ये कब लागू किया गया? 1957 में। नोट कर लीजिएगा। वैसे बता दो कि जम्मू कश्मीर का संविधान भी 1957 में बनाया गया था। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर के संविधान को लागू किया गया था। भारत का संविधान नहीं,
आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, अपना झंडा था। सोचिए कितना, एक ही देश में एक राज्य का संविधान अलग, झंडा अलग, ये ठीक नहीं था। अब मोदी जी आए हैं तो 370 और 35 से हटा दिए। 370 के धारा 1 को छोड़कर उसकी सारी धाराएं खत्म कर दी गई, 35 से समाप्त कर दिया गया, जिससे जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान लागू करने का रास्ता साफ हो गया। तो 1957 में भारत में क्या है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली और साथ में क्या लागू किया गया, साथ में लागू किया गया जम्मू कश्मीर का संविधान भी 57 में ही लागू किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई? जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई? प्रश्न पूछ रहा है, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई? जवाहर रोजगार योजना, इसका सही उत्तर होगा 1989। जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? 1989। राजीव गांधी के कार्यकाल में जवाहर रोजगार योजना को लागू किया गया था। लेकिन पूछा जाए मनरेगा या नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा था पहले, बाद में बन गया मनरेगा। नरेगा कब लागू किया गया? 2 फरवरी 2006 को। यानी नरेगा कानून, नरेगा का जो एक्ट है वो आया था 2005 में, पर नरेगा लागू कब हुआ? 2 फरवरी 2006 को। प्रारंभ में नरेगा को 200 जिलों में लागू किया गया था, लेकिन 2008-9 में इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया और 2009 में इसका नाम बदल कर दिया गया मनरेगा। नरेगा से नरेगा में एम जोड़ दिए, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये कर दिया गया। तो नरेगा भी रोजगार योजना है, पर वो रोजगार की गारंटी देता है कि यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार ले सकते हैं। क्लियर है। तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में लागू किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, और जिस समय मनरेगा लागू किया गया उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और उस समय रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर रघुवंश प्रसाद सिंह थे बिहार के रघुवंश प्रसाद सिंह, जिनका अभी हाल ही में राजद के नेता डेथ हो गया, वो उस समय ग्रामीण विकास मंत्री थे। उनके कार्यकाल में ही मनरेगा को लागू किया गया था। एक ऐतिहासिक कदम था मनमोहन सिंह सरकार का। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व भारत की जनसंख्या घनत्व से कितना अधिक है? देखिए कितना बढ़िया सवाल है। इसको जल्दीबाजी में यदि प्रश्न को करेंगे तो उत्तर गलत हो सकता है। करेक्ट, बिहार राज्य का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भारत के पॉपुलेशन डेंसिटी से कितना ज्यादा है? अब देखो, इसका मतलब इस प्रश्न को करने के लिए आपको बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी भी आना चाहिए और भारत का भी पॉपुलेशन डेंसिटी आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न को करने के लिए दोनों का पॉपुलेशन डेंसिटी आपको होना चाहिए। तो बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 1106 और भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 382, 382। पूरे भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी 382 है, नोट कर लीजिए आप, 382 है। और बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी है 1106। 1106 में से 382 को घटाइएगा, 1106 में से 382 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 724 आएगा। 724 आएगा। कहीं ऑप्शन में है? कहीं ऑप्शन में नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, हो जाएगा उत्तर। 56 का 6 का क्या हो जाएगा? बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व भारत के जनसंख्या घनत्व से कितना ज्यादा है? 724। लेकिन 724 आप माइनस कीजिए, 1106 में से माइनस कर दीजिए 382 को, तो 724 आएगा। ऑप्शन में कहीं 724 नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। तो दोनों का आंसर लिख लीजिए। बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं और भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। आपको बता दें कि पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में बिहार का पहला स्थान है। पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में, जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार पहले स्थान पर है और सबसे अंतिम स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। सबसे अंतिम स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, वहां 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नोट कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। वहां 17 पीपुल पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं? 17 लोग रहते हैं, 17 लोग रहते हैं। और बिहार में कितने रहते हैं? 1106, 1106, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो बिहार पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में टॉप पे है और अरुणाचल प्रदेश सबसे नीचे है। अब भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। पूरा नोट डाउन करते चलेंगे आप। अगला क्वेश्चन है संध्या प्रहरी। संध्या प्रहरी की स्थापना ये किस वर्ष की गई? संध्या प्रहरी मतलब शाम के समय गांवों की और शहरों की सुरक्षा के लिए एक दल बनाया गया था जिसका नाम था संध्या प्रहरी।
संध्या प्रहरी की स्थापना किस वर्ष की गई? संध्या प्रहरी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1992 में। संध्या प्रहरी एक बनाया गया था गांवों में और शहरों में सुरक्षा के लिए। गांवों और शहरों में सुरक्षा के लिए एक दल बनाया गया था जिसको संध्या प्रहरी के नाम से जानते हैं। 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आते हैं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। यूनेस्को की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में नालंदा महाविहार को किस वर्ग में रखा गया है? अंग्रेजी पहले थे। नालंदा महाविहार was included in the UNESCO World Heritage Site अंडर विच कैटेगरी? किस कैटेगरी में ये विरासत सूची में शामिल हुआ है? आप जानते हैं कि दुनिया के अलग अलग स्थानों को विरासत सूची यानी हेरिटेज प्लेस में डालने का काम कौन करता है? यूनेस्को। यूनेस्को विरासत सूची में डालने का काम करता है। और मैं बता दूं आपको कि यूनेस्को जो है उसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है भाई? पेरिस में है। अब पेरिस सीन नदी के किनारे है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जहां एफिल टावर है। और पेरिस सीन नदी के किनारे है। नोट कर लीजिएगा आप लोग। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है, नोट कर लीजिए, यूनाइटेड नेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस सीन नदी के किनारे है। और पेरिस में एफिल टावर है। तो जो विरासत सूची की घोषणा की जाती है, हेरिटेज लिस्ट जो बनाया जाता है, वो कई कैटेगरी में बनाया जाता है। तो पूछ रहा है कि नालंदा महाविहार जो बिहार का है, नालंदा महाविहार, नालंदा विश्वविद्यालय, वो किस कैटेगरी में शामिल किया गया था? नालंदा महाविहार किस कैटेगरी में शामिल किया गया था? इसका सही उत्तर होगा सांस्कृतिक वर्ग। सांस्कृतिक वर्ग, कल्चरल कैटेगरी में इसे शामिल किया गया था। कल्चरल क्लास में इसको शामिल किया गया था। कल्चरल क्लास में इसे शामिल किया गया था। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि नालंदा है भाई, विश्वविद्यालय था तो शिक्षा कैटेगरी में होगा। नहीं, इसे कल्चरल कैटेगरी में शामिल किया गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार का 2 ही ऐसे प्लेस हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। एक बोध गया का महाबोधि टेम्पल, एक बोध गया का बोधि मंदिर। बोध गया का जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ था, वहां एक मंदिर बना है जिसको बोधि टेम्पल कहते हैं। उसको बहुत पहले शामिल कर लिया गया था यूनेस्को में। और 2016 में शामिल किया गया नालंदा विश्वविद्यालय को। नालंदा महाविहार को यूनेस्को में 2016 में शामिल किया गया था। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। किस वर्ग में शामिल किया गया है? कल्चरल क्लास में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में महिला विकास निगम के द्वारा शुरू की गई योजना के अनुसार अनुसूचित जाति के महिलाओं के स्वावलंबन और विकास के कितने रुपए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? अब सुनो भाई, ये करंट अफेयर की सवाल है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में महिला विकास निगम वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा एक शुरू किया गया योजना। इस योजना के तहत शेड्यूल कास्ट के महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए कितने रुपए का कर्ज दिया जाएगा? According to the scheme recently launched by the Women's Development Corporation, a loan of how much rupee will be provided for the self-reliance and development of the women of the scheduled caste? शेड्यूल कास्ट कितने रुपए दिए गए हैं उन महिलाओं को जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती हैं? कितने रुपए दिए गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। 10,000 रुपए तक का ऋण मिलेगा। एससी यानी अनुसूचित जाति के वर्ग के महिलाओं को 10,000 रुपए तक का ऋण मिलेगा उनके स्वावलंबन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में एक पायलट परियोजना की तरफ, देखो ये भी करंट अफेयर है, आपकी डिमांड थी कि सर कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के भी डाले जाएं, ठीक है, तो मैंने कुछ करंट के भी क्वेश्चन डाल दिए हैं। हमेशा ये जो आपके डिमांड्स होंगे, आप जो बीपीएससी को लेकर आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए हमारे लिए, तो जो भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि जो आपका सुझाव होगा वो हम मानेंगे। क्योंकि उद्देश्य जो है, फाइनली जो मेरा पर्पस है, 1.5 घंटे लगातार जो मैं बोलता हूं आकर आपके लिए, उसका एकमात्र उद्देश्य है आपका रोल नंबर रिजल्ट सीट में लाना, बीपीएससी में कंफर्म रिजल्ट आपको डालना। क्योंकि 67 बीपीएससी जो है वो आपके लिए एक तरह से माइलस्टोन है, क्योंकि इतना बढ़िया सीट
इतना बेहतरीन पोस्ट फिर कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बार नहीं तो कभी नहीं, ये मान के चलना है इस बार, और बेहतरीन करना है। तो जो भी आपकी इच्छा होगी कि सर मेरे लिए ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, जो आप बोलेंगे वो किया जाएगा, लेकिन आपका रिजल्ट होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब आप डिस्कशन देखें तो पेन और कॉपी को लेकर देखें, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है उसको आप नोट डाउन करें। क्लियर है? ताकि बाद में उसका रिवीजन करते रहें आप। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किस शहर में एक पायलट परियोजना की तरह E100 यानी इथेनॉल 100 का वितरण स्टेशन शुरू किया गया है? इथेनॉल 100 का वितरण स्टेशन कहां शुरू किया गया है, ये पूछ रहा है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा भाई, बताइए। इसका सही उत्तर होगा पुणे। इसका सही उत्तर क्या होगा? पुणे होगा। इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टार्ट E100 इथेनॉल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन एज ए पायलट प्रोजेक्ट? तो क्या आंसर होगा? पुणे। पुणे इज द राइट आंसर। देखो E100 ये जो योजना है ना, मोदी जी ने इसी साल प्रारंभ किया था, 2021 में। 2021 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने इथेनॉल 100 नाम की परियोजना शुरू की थी। उसमें था कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना है, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना है। इस परियोजना का, इथेनॉल 100 परियोजना का क्या उद्देश्य है? इस योजना का उद्देश्य है कि पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाना है। पेट्रोल में किसको मिलाना है? इथेनॉल को। कितना? वर्तमान में 8%, यानी अगर 100 लीटर पेट्रोल है तो उसमें 8 लीटर मिलाया जाएगा इथेनॉल। लेकिन मोदी जी ने कहा कि 8 लीटर जो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का जो भी चल रहा है उसको कितना करना है? 25%। यानी कि अगर 100 लीटर पेट्रोल है तो उसमें 25% क्या मिलाया जाएगा? इथेनॉल। यानी 100 लीटर अगर पेट्रोल है तो उसमें 25 लीटर क्या मिलाया जाएगा? इथेनॉल मिलाया जाएगा। ये लक्ष्य रखा है मोदी जी ने कि इथेनॉल 100 के तहत 25% तक क्या करना है? पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की योजना है। आप जानते हैं कि इथेनॉल चावल, धान का जो भूसा होता है उससे भी बनाया जाता है। इथेनॉल मक्का से बनाया जाता है, मक्का मेज जो होता है, मक्का जो होता है उससे भी इथेनॉल बनाया जाता है। चावल के भूसा से बनाया जाता है। तो इथेनॉल पेट्रोल में मिलाने से एक फायदा यह होता है, एक तो पॉल्यूशन कम क्रिएट करता है वो, दूसरा जो ईंधन होता है वो ज्यादा स्मूथ होता है, इंजन को खराब नहीं होने देता, और पेट्रोल का खर्चा बचेगा। अगर इथेनॉल मिलाना शुरू कर दिए, इथेनॉल का प्रोडक्शन भारत में शुरू कर दिए, तो क्या होगा फायदा कि हमें पेट्रोल जैसे 25% उसमें मिला देंगे तो 75 है ना हमको मंगवाना पड़ेगा। पहले पूरा 100% पेट्रोल मंगवाना पड़ता था, अब क्या 75 मंगवाएंगे और यहाँ आने के बाद 25% उसमें इथेनॉल मिला देंगे। तो इथेनॉल 100 का वितरण स्टेशन भी मोदी जी ने शुरू कर दिया है। 2021 में इस प्रोग्राम की भी शुरुआत हुई थी। 2021 में ही इथेनॉल 100 का भी शुरुआत किया गया था, और इसका वितरण भी अब शुरू कर दिया है। कहां से? पुणे से। नोट कर लीजिएगा, इस पूरी बात को आप लोग को नोट कर लेना है। करंट अफेयर की सवाल है। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न। प्रतिष्ठित नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड 2021 का नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड इस बार किसे दिया गया है? क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रतिष्ठित नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड किसे दिया गया? नेम द विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस 2021 नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड गिवन टू, किसको दिया गया है? ये प्रश्न पूछ रहा है किसे दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा सी इज द राइट आंसर, थॉमस बिजियन। थॉमस बिजियन को नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड से नवाजा गया है। अवार्ड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे अवार्ड, नेशनल इंटरनेशनल सारे अवार्ड आप कर लेंगे। थॉमस बिजियन को इस बार टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड दिया गया है 2021 का। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक किताब लिखी गई है, उस किताब का नाम है 1232 किलोमीटर यानी 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। ये किताब का पूरा नाम है, ये पूरे बुक का नाम है। क्या बुक का नाम है? बुक का नाम क्या है? बुक का नाम क्या है भाई? बुक का नाम है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। इस किताब को किसने लिखा? प्रश्न पूछ रहा है इस बुक को किसने लिखा। इसका सही उत्तर हो जाएगा विनोद कपाड़ी। इस किताब को लिखने वाले व्यक्ति कौन है? विनोद कपाड़ी। देखो नोट करते चलो आप लोग इन सारे बुक्स को नोट करते चलो। अब हर एक सेट में 5, 7, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का भी डाला करेंगे। पूरा हम लोग जो पैटर्न होता है बीपीएससी का, उस पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे। तो 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी किसकी पुस्तक है? विनोद कपाड़ी का।
नोट कर लीजिएगा। अगला ये नेक्स्ट पॉइंट, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का संबंध इनमें से किससे है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का संबंध इनमें से किससे है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ये बनारस के निवासी थे, वाराणसी के रहने वाले थे। सितारे हिंद इनका टाइटल था। राजा शिव प्रसाद नाम था, सितारे हिंद इनको टाइटल दिया गया था। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रोफेसर थे। कल का डिस्कशन या परसों का डिस्कशन आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि ब्रिटिश अधिकारियों को अंग्रेजी वो जानते थे, तो ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषा सिखाने के लिए, ब्रिटिश अधिकारियों को इंडियन लैंग्वेज के एजुकेशन के लिए 1800 में 1800 में एक कॉलेज खोला गया कलकत्ता में, जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। इसकी स्थापना कब की गई? सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। और ये कॉलेज की स्थापना का एकमात्र उद्देश्य था अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय भाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, उड़िया को सिखाना। क्लियर है? इसमें प्रोफेसर थे। इस फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रोफेसर का नाम था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सेन, लाला श्रीनिवास दास। ये सब क्या थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के लेक्चरर थे। इसकी स्थापना जब हुआ था उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड बिलेजली। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के समय भारत के गवर्नर, भारत मत बोलिए, बंगाल के गवर्नर कौन थे? उस समय भारत के गवर्नर नहीं बोला जाता था, बंगाल के गवर्नर ही बोला जाता था। उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड बिलेजली। लॉर्ड बिलेजली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। लॉर्ड बिलेजली को फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस कहा जाता है। लॉर्ड बिलेजली अपने आप को बंगाल के शेर कहते थे। इन्होंने, इनके समय में 1799 में 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। क्लियर है? इन्होंने, ये पहले गवर्नर थे लॉर्ड बिलेजली, जिन्होंने, लॉर्ड बिलेजली पहले गवर्नर थे जिन्होंने न्यूज़पेपर के ऊपर सेंसरशिप लगाया था। न्यूज़पेपर के ऊपर सेंसरशिप लगाने वाला पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड बिलेजली। आर्य समाज आप जानते हैं, इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के क्या थे? संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्लियर है? आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया गया था। 1867 में किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। अंग्रेजी शिक्षा के विकास में योगदान था लॉर्ड मैकाले का। लॉर्ड मैकाले का योगदान था अंग्रेजी शिक्षा के विकास में, लॉर्ड मैकाले का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है? आप जानते हैं कि लॉर्ड मैकाले लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय भारत आया था। इन चारों के बारे में हम लोग जान गए। चारों ऑप्शन कोशिश करता हूं कि चारों ऑप्शन आपको क्लियर किया जाए। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। नीचे दिए गए कथन पर विचार करिए और दिए गए कूट से उत्तर दीजिए। नीचे कुछ कोटेशन दिया गया है, उस पर विचार करना है और जो आपको कूट दिया गया उससे उत्तर देना है। नीचे दिए कोटेशन पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से उत्तर दीजिए। दीजिए उत्तर इसको पढ़ के। पहला कोटेशन है, लॉर्ड बिलेजली ने पहली बार अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय भाषा सिखाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। अभी तुरंत चर्चा किया हूं, क्या ये सही है? आप लोग भी उत्तर दीजिए, क्या ये सही है? लॉर्ड बिलेजली ने पहली बार अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय भाषा सिखाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था। कब बनाया था? 1800 में। बिल्कुल सही है, इस पहला कोटेशन बिल्कुल सही है। दूसरा, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने यह शर्त रखी थी कि वह मुगल बादशाह से तभी मिलेगा जब पुराने शिष्टाचार खत्म होंगे। इसका मतलब लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनका कार्यकाल था कब से कब तक? लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल था 1813 से 1823। सबसे लंबे समय तक गवर्नर कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ, सॉरी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही तृतीय, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ। एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ, सुगौली की संधि की गई, पिंडारियों का दमन किया गया। और लॉर्ड हेस्टिंग्स वह पहला गवर्नर था जिसने कहा कि वो मुगल बादशाह से तभी मिलेगा जब शिष्टाचार खत्म होंगे। कहने का मतलब उस जमाने में मुगल बादशाह कौन थे? अकबर द्वितीय। उस जमाने में मुगल बादशाह कौन थे? अकबर द्वितीय।
तो अकबर द्वितीय के सामने लॉर्ड हेस्टिंग्स ने शर्त रख दी कि अब हम मिलेंगे तो बराबरी के लेवल पे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। यदि आप बराबरी के लेवल पे आप राजा हैं तो हमको भी राजा मानकर मिलना है तो मिलेंगे, वरना आपसे मिलने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये बात सही। दूसरा कोटेशन भी क्या है, सही है। क्लियर है, तो दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या सही उत्तर है, दोनों सही। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों सही है, दोनों सही है। बिलेजली ने अंग्रेजों अधिकारियों को अंग्रेजी सिखाने के लिए, हिंदी सिखाने के लिए, भारतीय भाषा सिखाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया था। और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने यह मुगल बादशाह के सामने शर्त रख दी थी कि भैया आप मिलेंगे तब जब बराबरी के लेवल पर मिलोगे। सबसे अधिक समय तक गवर्नर यही रहा। इसके साथ साथ बंगाल में टेनेसी एक्ट भी किसने लगाया, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। अखबार पर लगाए गए पुराने कानून को समाप्त कर दिया और अखबार को कंट्रोल करने के लिए नया कानून बनाया। ये सब लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय सबसे बड़ी बात थी कि इस समय रैयतवाड़ी और महालवाड़ी लागू किया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही दक्षिण भारत में टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी लागू किया और मध्य भारत और पश्चिम भारत में एलिफिस्टन ने महालवाड़ी प्रथा लागू किया। तो महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये सब लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही लागू हुआ। ये सारी बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं लोग। दिए गए घटनाओं का सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये कुछ घटना है, इसको ईयर के अनुसार सबसे पहले कौन सी घटना, उसके बाद कौन सी घटना, उसके बाद कौन सी घटना, उसके बाद कौन सी घटना, इसको अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुआ। देखिए आप नोट करिए। पहले गांधी जी का अध्यक्ष बनना। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब बने, 1924 में। सभी जानते हैं गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र बार अध्यक्ष रहे। कहां रहे भैया, तो कर्नाटक के बेलगांव में 1924 में। इसके सामने लिख दो 1924। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया 1928 में। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। दांडी मार्च साबरमती से दांडी तक यात्रा किए महात्मा गांधी अपने 78 फॉलोअर्स के साथ, अपने 78 अनुयायी के साथ, 78 फॉलोअर्स के साथ, गांधी जी को मिलाकर 79 लोग कहां गए, साबरमती से दांडी गए, नमक कानून तोड़ा। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ और लोग दांडी पहुंचे कब, साबरमती से, तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। वहां जाकर नमक कानून तोड़ा और नमक कानून तोड़ते ही एक आंदोलन की शुरुआत हो गया जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी दांडी मार्च भी 1930 और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930, दोनों 1930 में हुआ। लेकिन दांडी मार्च 12 मार्च को ही शुरू हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल को शुरू हुआ। जिस दिन दांडी मार्च में दांडी लोग पहुंच के नमक कानून तोड़े, उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। इसका मतलब एक क्रम से लिखा गया है। सबसे पहले 1924, उसके बाद 1928, उसके बाद 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930। तो क्रम सही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ए ऑप्शन में है। तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस संशोधन के तहत आपातकाल के शर्त को आंतरिक अशांति से बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया? आपातकाल के किस शर्त को किस संविधान, क्वेश्चन यह है कि किस संविधान संशोधन के तहत आपातकाल के शर्त को आंतरिक अशांति की जगह क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कंडीशन ऑफ इमरजेंसी वाज चेंज फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस टू आर्म्ड रिबेलियन। ये कब कर दिया गया? इसका सही उत्तर होगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। उस समय भारत में जनता पार्टी की सरकार थी और आपको पता होना चाहिए कि 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगा दिया था भारत में आपातकाल, इमरजेंसी। भारत में इमरजेंसी जैसे कोई हालात नहीं थे, भारत में आपातकाल जैसी कोई कंडीशन नहीं था। फिर भी इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता, अपने पावर को जाते देख करके अपने बेटे संजय गांधी की सलाह पर उन्होंने क्या लगा दिया, पूरे देश में इमरजेंसी। और क्या कहा कि देश में आंतरिक अशांति थी, देश में आंतरिक अशांति थी, ऐसा कोई अशांति नहीं था। सिर्फ सत्ताधीश श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर 1975 में आपातकाल लगा दिया गया। इस बात को देखते हुए जब जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पूछा जाए
पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन थे भैया? तो मोरारजी देसाई थे। तो मोरारजी देसाई साहब ने सोचा कि आंतरिक अशांति में तो कुछ आता ही नहीं, कोई भी व्यक्ति आंतरिक अशांति का बहाना लगाकर देश में इमरजेंसी लगाता फिरेगा। आंतरिक अशांति का मतलब क्या? बोल रहे हैं आंतरिक अशांति, हमको लग रहा है आंतरिक अशांति है, चलो हम लगा देते हैं इमरजेंसी। इसलिए इस शब्द को चेंज करना होगा। तो 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई यानी जनता पार्टी की सरकार में पारित हुआ 1978 में, है ना, इमरजेंसी के बाद। और उसमें कहा गया कि अब कोई भी आंतरिक अशांति के नाम पर नहीं लगाएगा इमरजेंसी, बल्कि किसके आधार पर लगाएगा? सशस्त्र विद्रोह। मन हथियार लेकर अगर विद्रोह कोई कर दे, पटना में, दिल्ली में, चेन्नई में अगर ऐसे विद्रोह होते हैं, पूरे देश में बम ब्लास्ट होने लगे, हथियार लेकर लोग चलने लगे, ऐसा कंडीशन कुछ उत्पन्न हो जाए तो आप इमरजेंसी लगा सकते हैं, लेकिन केवल आंतरिक अशांति के नाम पर नहीं लगा सकते। तो आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति, इंटरनल जो सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी थी, उस टर्म को समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पे क्या डाल दिया गया? सशस्त्र विद्रोह डाल दिया गया। क्लियर है? कब डाला गया? 44वां संविधान संशोधन। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 352 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत भारत में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगता है। आपातकाल की जो घोषणा होती है वो कैबिनेट के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन उस आपातकाल को लोकसभा के द्वारा क्या किया जाता है? लोकसभा के द्वारा उसको परमिटेड किया जाता है। आपातकाल को लोकसभा द्वारा, पर राज्यसभा का इसमें पावर नहीं होता, लोकसभा द्वारा इसको परमिटेड किया जाता है। क्लियर है? आपातकाल दो कंडीशन पे लगता है, या तो बाहरी आक्रमण हो जाए तो, या दूसरा सशस्त्र विद्रोह। पहले क्या था? बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर लगता था आपातकाल, पर अब क्या लगता है? बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। क्यों? क्योंकि आंतरिक अशांति शब्द अब खत्म हो चुका है। क्लियर है? 44वां संविधान संशोधन में और क्या था, और क्या हुआ था? आप जानते हैं कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में और क्या किया गया? और किया गया कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी बिल को संसद को लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति किसी विधेयक को अगर वो चाहते हैं कि संसद में लौटा दें तो लौटा सकते हैं। और क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से बाहर निकाल दिया गया। ये भी 44वां संविधान संशोधन में हुआ। 42वां संशोधन जो है उसको भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहते हैं। ये 1976 में आया था। इसी के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन के तहत ही 10 यानी 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, याद रखिएगा। और क्या किया गया? तो संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद सब जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलरिज्म, अखंडता इंटीग्रिटी एंड सोशलिज्म, ये तीनों शब्द संविधान में 1976 में जोड़े गए। यानी पूछा जाए कि संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो मात्र एक बार, जिसमें समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था। ये 42वां संशोधन के तहत। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन के तहत ही और क्या किया गया? शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। इसके अलावा निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 से जोड़ा गया, अनुच्छेद 43 से जोड़ा गया, अनुच्छेद 48 से जोड़ा गया। 42वां संशोधन से ही 39A, 43A एंड 48A आर्टिकल को जोड़ा गया। इन सबको आपको नोट कर लेना है। 52वां संविधान संशोधन हम लोग जानते हैं। 52वां संविधान संशोधन क्या था भाई? ये था दल बदल। 52वां 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस लिए लाया गया था? ये दल बदल को हतोत्साहित करने के लिए। जो लोग सरकार बनाने के लिए किसी भी सरकार को गिरा देते थे, उसको रोकने के लिए क्या लाया गया? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, 10th शेड्यूल जोड़ा गया और उसमें क्या रखा गया? दल बदल रखा गया। 10th शेड्यूल जोड़ा गया, इसमें दल बदल यानी एंटी डिफेक्शन को रखा गया। और आपको बता दें कि दल बदल से जुड़ा हुआ 2 संविधान संशोधन है। एक तो 52वां संविधान संशोधन और दूसरा 91वां 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 91वां और 52वां ये दोनों संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। क्लियर है? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एल नीनो और ला नीनो धारा किस महासागर में चलती है? सिंपल क्वेश्चन है। एल नीनो और ला नीनो जलधारा किस महासागर में चलती है? इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी प्रशांत महासागर, साउथ पैसिफिक ओशियन। अगर आप पुराना वीडियो, इसी में जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं, आज की 9वां सीरीज है, 9th सीरीज है, आप पुराने सीरीज के वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। एल नीनो और ला नीनो ये कहाँ चलती है भैया? साउथ पैसिफिक ओशियन में। ये दोनों महासागर की जलधाराएं हैं। एल नीनो और ला नीनो ये दोनों महासागर की जलधाराएं हैं और दोनों साउथ पैसिफिक ओशियन में, दक्षिण प्रशांत महासागर में चलते हैं। इन विच ओशियन
डज द एल नीनो एंड ला नीनो करंट रन? आंसर हो जाएगा साउथ पैसिफिक ओशियन, दक्षिणी प्रशांत महासागर में क्या चलती है? एल नीनो और ला नीनो चलती है। एल नीनो गर्म जलधारा है, एल नीनो गर्म जलधारा है जो चलती है तो भारत में मानसून कमजोर हो जाता है। एल नीनो गर्म जलधारा है जो चलती तो प्रशांत महासागर में है, लेकिन भारत में क्या हो जाता है? इंडिया में क्या हो जाता है? भारत में मानसून कमजोर हो जाता है। जिस साल एल नीनो चलता है उस साल इंडिया में मानसून कमजोर हो जाता है, और जिस साल ला नीनो चलती है, ला नीनो, उस साल भारत में मानसून मजबूत हो जाता है। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इनमें से कौन सा कारक, कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो महासागर के लवणता को प्रभावित नहीं करता? Which of the following factor does not affect the salinity of ocean? महासागर में लवणता किसको बोलते हैं भाई? 1000 ग्राम पानी में, महासागर के 1000 ग्राम पानी में उपस्थित नमक की मात्रा को लवणता कहा जाता है, सैलिनिटी कहा जाता है। इनमें से कौन सा महासागर के लवणता को, ओशियन सैलिनिटी को इफेक्ट नहीं करता? तापमान करता है, वर्षा करता है, हिमनद भी करता है, लेकिन पृथ्वी का घूर्णन नहीं करता। पृथ्वी का घूर्णन से, अर्थ के रोटेशन से लवण यानी नमक की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप जानते हैं पूरा समंदर नमक का है। पूरा समंदर में क्या पाया जाता है? नमकीन पानी, कड़वा पानी, नमकीन पानी पाया जाता है। क्लियर है भाई? तो समुद्र में नमकीन, नमक जो आया उसी को बोलते हैं सैलिनिटी, उसी को बोलते हैं लवणता। समुद्र में लवणता को प्रभावित करता है तापमान। तापमान जितना ज्यादा होगा, जिस इलाके में, समुद्र के जिस हिस्से में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, वर्षा नाम मात्र की होगी, उस जगह में सबसे ज्यादा लवणता मिलेगा। जहां पर दुनिया में वर्षा बहुत कम होती है, वर्षा बहुत कम होती है, और दुनिया में वर्षा क्या होती है? बहुत कम, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा, वहां लवणता ज्यादा होता है। उसी तरह से जिस इलाके में वर्षा ज्यादा होती है, क्लियर है, तो वहां पर क्या होता है भाई? लवणता कम पाया जाता है। तापमान अधिक होने से लवणता बढ़ जाता है, और वर्षा अधिक होने से लवणता क्या हो जाती है? घट जाती है। नोट कर लीजिएगा। और लवणता की परिभाषा क्या है? प्रति 1000 ग्राम पानी में उपस्थित नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज नोन एज सैलिनिटी। द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज नोन एज सैलिनिटी। समुद्र के पानी की जो औसत लवणता है वो 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। समुद्र के पानी की जो औसत लवणता है वो 35 ग्राम पर 1000 ग्राम है। 35 ग्राम पर 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। महासागर के पानी में औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, 35 पीपीटी। इसी सेम चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पीपीटी। इसका मतलब है पार्ट पर 1000। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 35 पीपीटी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 35, एक बड़ा सा लाइन खींच करके ऊपर में एक जीरो दे दीजिए और इसके नीचे में 2 जीरो दे दीजिए। ये तीनों सेम चीज है, ये तीनों क्या है भाई? सेम है। यानी कि महासागर के पानी की जो औसत लवणता है वो 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है, या आप लिख सकते हैं 35 पीपीटी है, या लिख सकते हैं 35, एक लाइन देकर के। इस तीनों का मतलब सेम होता है, ये सब याद रखिएगा। महासागर में सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड मिलता है। महासागर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। ये भी नोट कर लीजिए। नदी के पानी में सबसे अधिक पाया जाता है कैल्शियम क्लोराइड। नदी के पानी में सबसे अधिक पाया जाता है कैल्शियम क्लोराइड, लेकिन समुद्र के पानी में सबसे अधिक पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट आते हैं, किसने कहा कि गुलामी में जीने से अच्छा है मर जाओ? किसने कहा कि गुलामी में जीने से अच्छा है मर जाओ? बताइए, किसने कहा गुलामी में जीने से अच्छा है मर जाओ? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। गेस करिए आप लोग। हु सेड दैट इट इज बेटर टू डाई देन टू लिव इन स्लेवरी? गुलामी में जीने से अच्छा है मर जाओ, किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। जल्दी से उत्तर दीजिए, मैं आपके कमेंट को देख रहा हूं।
जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और अधिकतम लोगों को शेयर करते रहिए, अधिकतम लोगों को सेशन शेयर करते रहिए, अधिकतम लोगों तक सेशन शेयर करते रहिए ताकि अधिकतम लोगों तक ये बात पहुंचे। क्लियर है? तो बताइए, गुलामी में जीने से अच्छा है मर जाओ, किसने कहा? महात्मा गांधी। बिल्कुल सही उत्तर। आप लोग जिन्होंने सी उत्तर दिया है लाइक करें, लाइक भी कर दें। हमने उत्तर दिया है इसका, इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। महात्मा गांधी ने कहा था। कब कहा था ये भी नोट कर लीजिए। ये लाइन गांधी जी ने कब कहा? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, क्विट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। कहां से प्रारंभ हुआ था? बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। इसका प्रस्ताव कहां पारित हुआ था? 14 जुलाई 1942 को वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 में वर्धा में पारित हुआ था और आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था गुलामी में जीने से अच्छा है मर जाओ। इसी को बोलते हैं करो या मरो, इसी को बोलते हैं करो या मरो, डू एंड डाई। इसी लाइन का दूसरा फॉर्म क्या है? डू एंड डाई। समझ आ रहा है बात? और कह रहा हूं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, उसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसी दिन, उसी के अगले दिन 9 अगस्त को भारत के जितने बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो नोट कर लीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था ऑपरेशन जीरो आवर। तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को भारत के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो महात्मा गांधी का करो और मरो या गुलामी में जीने से अच्छा है मर जाओ किसने कहा? महात्मा गांधी। कब कहा? भारत छोड़ो आंदोलन में। सुभाष चंद्र बोस का नाम आपने सुना होगा। 1939 में इन्होंने, 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। भगत सिंह 1926 में भारत नौजवान सभा की स्थापना किए थे। भगत सिंह के द्वारा 1926 में भारत नौजवान सभा की स्थापना की गई थी। भारत नौजवान सभा की स्थापना की गई थी। और दादा भाई नौरोजी के बारे में जानते हैं। इनकी मैगजीन का नाम था वॉइस ऑफ इंडिया, इनकी पत्रिका का नाम था वॉइस ऑफ इंडिया और रफ्त गुफ्तार। रफ्त गुफ्तार इनकी एक किताब थी जिसका नाम था पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह किताब 1901 में लिखी गई थी। क्लियर है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन और मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से भी जानते हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन और मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से भी जानते हैं। ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, 1886 में, 1893 में और 1906 में। क्लियर है? इतनी बातों को आप नोट कर लीजिएगा, काफी है। नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20। ध्यान से पढ़िएगा। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के अधीन हुआ था? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मैकडोनाल्ड द फेमिन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच गवर्नर जनरल? किस गवर्नर जनरल के साथ अंदर में अकाल के ऊपर एक आयोग बनाया गया था मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के काल में, मैंने कल भी डिस्कस किया था, लॉर्ड कर्जन के काल को आयोग और भूलों का काल कहते हैं। पीरियड ऑफ लॉर्ड कर्जन इज नोन एज पीरियड ऑफ मिस्टेक्स एंड कमीशंस। पीरियड ऑफ लॉर्ड कर्जन इज नोन एज पीरियड ऑफ मिस्टेक्स एंड पीरियड ऑफ कमीशन, यानी आयोगों और भूलों का काल। कर्जन के काल को आयोगों और भूलों का काल कहा जाता है। कर्जन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट यानी पूर्व की समस्याएं। और सबसे ज्यादा रेलवे लाइन कर्जन के समय बिछाया गया था। डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय भारत का पहला रेलवे लाइन चलाया गया था ठाणे से बंबई के बीच। लेकिन सबसे ज्यादा रेलवे लाइन का डेवलपमेंट पूछा जाए किस गवर्नर के समय हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय। कर्जन ने रेल आयोग भी बनाया था। कर्जन ने रेल आयोग बनाया था जिसके अध्यक्ष थे रॉबर्टसन। कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग बनाया जिसके अध्यक्ष थे रैले। कर्जन ने सिंचाई आयोग बनाया जिसके अध्यक्ष थे मानक्रिफ। कर्जन ने पुलिस आयोग बनाया जिसके अध्यक्ष थे एंड्रू फ्रेजर। क्लियर है? तो कर्जन के समय की इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो जाने जाते हैं हड़प नीति के लिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद करवा दी। अवध के नवाब ब्रिजेश कादिर को हटाकर उसे हड़प लिया कुशासन का आरोप लगाकर। पहला डाक टिकट डलहौजी ने जारी किया। पहला रेलवे लाइन डलहौजी ने चलाया रेलवे। और
प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत डलहौजी ने किया था। लॉर्ड लिटन की बात पहले भी बता चुके हैं। इसके समय में दिल्ली दरबार हुआ, भारत का पहला दिल्ली दरबार हुआ और महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। लॉर्ड लिटन के समय ही महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। लॉर्ड कर्जन तो ही गया। सर जॉन लॉरेंस, इसके समय में भी अकाल पड़ा था और कैंपबेल हेनरी की अध्यक्षता में अकाल आयोग बना था। सर जॉन लॉरेंस के समय भी एक अकाल पड़ा था और उसमें सर जॉन लॉरेंस के समय एक अकाल आयोग बनाया गया था कैंपबेल हेनरी की अध्यक्षता में। और लॉरेंस के समय ही, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नोट कर लेना, लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय ही भारत और यूरोप के बीच पहला समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुआ। पहला समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत, पहला भारत का पहला समुद्री टेलीग्राफ भारत और यूरोप के बीच शुरू किया गया सर जॉन लॉरेंस के समय। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी के कोर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? कल मैंने एक सवाल दिया था आपको कि अर्थ के क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट ज्यादा मिलता है। अर्थ क्रस्ट में, पृथ्वी के जो क्रस्ट है, आप जानते हैं कि धरती का जो सबसे ऊपरी हिस्सा, जहां हम खेती करते हैं, जहां हम रहते हैं, कुआं बनाते हैं, नहर बनाते हैं, धरती का जो ऊपरी हिस्सा है उसी को बोलते हैं क्रस्ट। उसके बाद मेंटल मिलता है, जमीन से लेकर 100 किलोमीटर, 0 से लेकर 100 किलोमीटर की गहराई तक क्या मिलेगा? ये मिलेगा क्रस्ट। 1000 मीटर से लेकर 2900 मीटर तक की जो गहराई है उसे बोलते हैं मेंटल। उसे क्या बोला जाता है? मेंटल। और 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक का जो गहराई है उसी को बोलते हैं कोर। कोर का मतलब धरती का सबसे आंतरिक भाग, कोर का मतलब धरती का सबसे इनर पार्ट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वहां सबसे ज्यादा क्या मिलता है? मैग्नीज, आयरन एंड लोहा, निकेल या सिलिकॉन? विच एलिमेंट इज फाउंड द मोस्ट इन द कोर ऑफ अर्थ? धरती के कोर में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? लोहा। धरती के कोर में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? आयरन मिलता है। नोट कर लीजिए, आयरन मिलता है 85%। धरती के कोर में 85% लोहा होता है। 10% जो होता है वो क्या होता है भाई? निकेल होता है। 10% निकेल होता है और 5% सिलिकॉन होता है। महासागर जो है, धरती का आंतरिक भाग जो है उसके अंदर जो कोर है, कोर में सबसे अधिक लोहा है 85%। उसके बाद 10% निकेल है और 5% सिलिकॉन है। नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं, राज्यसभा सांसद, लोकसभा के सांसद, राज्यसभा और लोकसभा के सांसद चुनाव जीत जाता है तो उसे कितने दिनों के अंदर सदन को सूचित करना पड़ता है वह किस सदन में रहेगा? मान लीजिए कोई सांसद, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई सांसद यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनं से सांसद बन जाता है, ऐसा हो सकता है ना कि राज्यसभा के सांसद रहते हुए उसने लोकसभा के लिए अपील किया हो, ऐसा हो सकता है कि राज्यसभा के सांसद रहते हुए उसने लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा हो, तो भैया ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव जीत गया हो। तो एक समय में अगर कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव जीतता है तो उसे कितने दिनों में बताना होगा? तो उसे कितने दिनों में यह बताना होगा कि वो किस हाउस में रहेगा, वो राज्यसभा में रहेगा या लोकसभा में। क्योंकि वो राज्यसभा का भी एमपी है, लोकसभा का एमपी है, दोनों का एमपी एक साथ है, चुन लिया गया। तो बताइए कि उसे कितने दिनों में बताना पड़ेगा कि वो किस हाउस में रहेगा? उसे बताना पड़ता है 10 दिन में। कितने दिन बताना पड़ता है? 10 दिन में बताना पड़ता है, 10 दिन के अंदर बताना पड़ता है किस हाउस में रहेगा। अगर नेताजी 10 दिन के अंदर इस बात को नहीं बताते कि किस हाउस में रहेंगे तो अपने आप उनकी राज्यसभा वाली सदस्यता चल जाती है, अपने आप राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है और केवल लोकसभा का रह जाता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे कोई पूछे कि भाई राज्यसभा लोकसभा दोनों का कोई सांसद चुनाव जीत गया है तो उसको कितने दिन के अंदर बताना होगा कि वो कहां रहेगा? तो क्या होगा आंसर? 10 दिन। If a Rajya Sabha MP wins the Lok Sabha MP election, he has to inform to House within how many days in which house he will stay? इसका सही उत्तर होगा 10 दिन। 10 दिन में बताना होगा उसे को क्या बताना होगा भाई कि वो किस हाउस में रहेगा। और नहीं अगर बताया तो उसका
राज्यसभा वाला मेंबरशिप अपने आप साथ चला जाता है। 23 नंबर पे आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में के कौन राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं? भारत के कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं? पढ़िए उत्तर आप लोग। आर वेंकट रमन, एपीजे अब्दुल कलाम, नीलम संजीव रेड्डी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सब लोग उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा डी, बी इज द राइट आंसर। आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं और लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं। क्लियर है? जिसका सही उत्तर हो गया बी। नेक्स्ट आइए। वायुमंडल की किस परत के बाद लगातार तापमान बढ़ने लगता है? क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, रटिए मत। वायुमंडल के एटमोस्फेयर जो है, एटमोस्फेयर जो है उसके किस लेयर के बाद टेम्परेचर, किस लेयर से नहीं पूछ रहा है, किस लेयर के बाद टेम्परेचर बढ़ने लगता है? आफ्टर विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर डज द टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज? चलिए बताइए जल्दी से आप लोग, जल्दी से इसका उत्तर कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट सी, मध्यमंडल। मध्यमंडल जो है, मध्यमंडल तक ही तापमान घटता है। वायुमंडल में, क्षोभ मंडल में भी तापमान घटता है, संताप मंडल में भी तापमान घटता है और मध्यमंडल में भी तापमान घट जाता है। लेकिन मध्यमंडल के बाद तापमान लगातार बढ़ने लगता है। इसीलिए मध्यमंडल के बाद कौन कौन सा मंडल है? दो मंडल है। मध्यमंडल के बाद दो मंडल है। कौन कौन? आयन मंडल और बाहरी मंडल। तो आयन मंडल, टेम्परेचर बढ़ने का जो सिलसिला है वो सिर्फ आयन मंडल और बाहरी मंडल में है। आयन मंडल और बाहरी मंडल में, यानी कि मध्य मंडल के बाद तापमान लगातार बढ़ने लगता है। एक लाइन और लिख लीजिए, पूरे वायुमंडल का, पूरे एटमॉस्फेयर का सबसे कम तापमान मध्य मंडल में होता है। पूरे वायुमंडल का सबसे कम तापमान मध्य मंडल में होता है। वायुमंडल का सबसे कम तापमान कहां होता है? मध्यमंडल में होता है। वायुमंडल का माइनस माइनस 90 डिग्री। आगे आते हैं। महात्मा गांधी ने अपने किस पुस्तक में ब्रिटिश सरकार को बांझ और बेसिया कहा था? ये तो आसान प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग दे देंगे। महात्मा गांधी ने अपने किस किताब में अंग्रेजी सरकार को, ब्रिटानिया सरकार को बांझ और बेसिया कहा था? बताइए इसका उत्तर। किस किताब में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को बांझ और बेसिया कहा? इन विच बुक डिड महात्मा गांधी कॉल द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनफर्टाइल एंड हेल्पलेस? किसमें कहा? इसका सही उत्तर होगा हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने, हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या कहा था? बांझ और बेस्या कहा था। मैं बता दूं कि हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने 1908 में लिखा। 1908 में महात्मा गांधी ने लिखा हिंद स्वराज। महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज, महात्मा गांधी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये दोनों महात्मा गांधी की पुस्तक है। ये दोनों के दोनों महात्मा गांधी की पुस्तक है। कौन कौन? ये भी महात्मा गांधी का बुक है और ये भी महात्मा गांधी का बुक है। लेकिन नवजीवन, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन, और भी नाम लिख लीजिए, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और हरिजन,
नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और हरिजन। हरिजन ये गांधी जी की पत्रिका का नाम है, बुक का नाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये गांधी जी का पत्रिका है। कौन कौन? नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन और एक और इनकी पुस्तक, एक और इनकी मैगजीन है जिसका नाम है यंग इंडिया। क्या नाम है भैया? यंग यंग इंडिया। यंग इंडिया नोट कर लो। आप लोग का डिमांड था कि सर थोड़ा फास्ट बोलते हैं आप, थोड़ा धीरे बोलिएगा तो हम लिख लेंगे। तो बिल्कुल अब धीरे हो गए हैं, लिखिए आप लोग यंग इंडिया। यंग इंडिया, यंग इंडिया नोट कर लीजिएगा। यंग इंडिया, हरिजन, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, ये सब के सब गांधी जी की पत्रिका है। ये दो जो है गांधी जी के किताब का नाम है। ये दो क्या भैया? गांधी जी के किताब का नाम है। बाकी सब क्या नाम लिया? मैगजीन का। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है। नेक्स्ट आते हैं पंचायती राज के वास्तुकार। पंचायती राज के वास्तुकार का मतलब आर्किटेक्ट, अंग्रेजी होता है आर्किटेक्ट के नाम से कौन जाना जाता है? हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज? इसका सही उत्तर होगा बलवंत राय मेहता। इसका सही उत्तर होगा बलवंत राय मेहता। आप जानते हैं कि बलवंत राय मेहता पहली कमेटी पंचायती राज पर, पंचायती राज को लागू करने के लिए भारत सरकार के द्वारा बनाई गई पहली समिति कौन थी? बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में, 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी पंचायती राज को डेवलप करने के लिए। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, थ्री लेवल्ड पंचायती राज व्यवस्था की बात किया थी इन्होंने। त्रिस्तरीय, एक गांव के स्तर पर, दूसरा ब्लॉक के लेवल पे और तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आज भारत में जो आज जो आप देख रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत, आज हमारे गांव में कौन सा पंचायत है? बिहार में कौन सा पंचायत है त्रिस्तरीय? गांव के लेवल पे मुखिया, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और जिला लेवल पे जिला परिषद। क्लियर है? तो भैया ये त्रिस्तरीय पंचायत जो आज लागू है, ये इन्हीं के सिफारिश पर लागू है। यानी क्वेश्चन आ जाए कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था किसने दिया, तो आंसर होगा बलवंत राय मेहता। लेकिन जनता पार्टी की सरकार, आपने सुना है कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, उनके समय भी एक समिति बनाई गई पंचायती राज को दुरुस्त करने के लिए। जनता पार्टी की सरकार ने भी एक समिति बनाई जिसका नाम था अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत की बात की। उसने मध्यवर्ती पंचायत, ब्लॉक पंचायत को हटाने की सुझाव दिया कि ब्लॉक पंचायत रहना ठीक नहीं है। उसने ब्लॉक पंचायत को हटाने का सुझाव दिया, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। यानी कि जनता पार्टी की सरकार में बना अशोक मेहता समिति जिसने द्विस्तरीय पंचायत की बात की, सेकंड यानी कि टू लेवल पंचायती राज की बात की। और बलवंत राय मेहता कमेटी जो था वो किस पर लागू, वो क्या था भैया? वो त्रिस्तरीय पंचायत की बात कर रहा था। चूंकि ये पहली कमेटी थी इसीलिए इसे पंचायती राज का वास्तुकार माना जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि आधुनिक जमाने में पहली बार पंचायती राज लॉर्ड रिपन ने लागू किया था। आधुनिक तरीके से लोकल गवर्नेंस, पंचायती राज को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। लेकिन पूछा जाए कि पूरे भारतीय इतिहास में पंचायती राज की शुरुआत किसने की, तो चोलों ने की। चोल वंश के राजाओं ने पहली बार पंचायती राज को प्रारंभ किया। वैसे मैं बताता हूं आपको कि दक्षिण भारत का जो राजवंश था चोल, वो सबसे शक्तिशाली राजवंश था। क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत में सबसे पावरफुल राजवंश में कौन जाना जाता है? चोला। और चोल जो है स्पेशली जाना जाता है तीन चीजों के लिए। पहला अपने पंचायती राज के लिए, दूसरा अपनी नेवी के लिए और तीसरा मंदिर निर्माण के लिए। चोल फेमस है, चोल जाने जाते हैं अपने पराक्रम, अपनी वीरता के लिए। उन्होंने श्रीलंका से लेकर इंडोनेशिया तक अपना कब्जा जमा लिया था। उनका शासन इंडोनेशिया तक था। चोल वंश का शासन, भारत का शासन उन्होंने कहां तक फैला दिया? इंडोनेशिया तक कब्जा कर लिया था। इसके अलावा गंगा के इस पार भी आए थे वो, और एक राजधानी बनाया था गंगई कोंड चोल। इन पराक्रमी राजा हुआ करते थे चोल वंश के राजा। इनकी चोल वंश जो था, चोल डायनेस्टी जो था, वो थ्री अलग अलग चीजों के लिए फेमस था। कौन कौन? पंचायती राज। दुनिया को, भारत को पंचायती राज देने वाले व्यक्ति कौन थे? कौन वंश के राजा थे? तो चोला। सबसे पावरफुल नेवी, शक्तिशाली नौसेना है ना, किसकी थी? चोलों की थी। और मंदिर निर्माण की प्रणाली में भी बहुत बड़ा योगदान किसने दिया? चोलों ने। चोल के समय ही राजा प्रथम ने तमिलनाडु के तंजौर में एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम था राजराजेश्वर मंदिर। इसको चोल वंश के राजा प्रथम ने बनवाया था, इसलिए नाम पड़ गया राजराजेश्वर मंदिर। इसी का नाम है बृहदेश्वर मंदिर, शिव जी का मंदिर है।
क्लियर है। लेकिन पहले जान जाइए पंचायती राज का वास्तुकार आधुनिक तरीके से किसने शुरू किया, लॉर्ड रिपन ने। लेकिन आधुनिक आजादी के बाद जो कमेटी बनी, पहली कमेटी पंचायती राज पर, वो कौन था, भीम बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत दिया। और अशोक मेहता समिति जो आप देख रहे हैं, ये जनता पार्टी की सरकार में बना था, इसने द्विस्तरीय पंचायत की बात की थी। वैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है? जब तक गांव को आप मजबूत नहीं करेंगे तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। ये बात किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप लोग आंसर करते चलिए और जितनी बात बताता हूं उन सबको नोट डाउन करते चलिए। एक एक हीरे नगीने आपको लुटा रहा हूं। आप कितना इसको लूटते हैं, कितना आप लिखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लगातार पढ़ते रहें। अगर आपका कोई सुझाव है तो देते रहें कि सर और क्या हम लोगों के लिए किया जाए। हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। जब तक आपका रिजल्ट ना हो जाए कोई चैन नहीं, कोई सांस नहीं। आपका रिजल्ट कराना ही मेन मकसद है। अगर आपको कोई कुछ चीज और ऐड करना हो इस डिस्कशन में तो हम जरूर ऐड करेंगे, लेकिन आपको हर हाल में सफल होना है। चलिए तो अगले प्रश्न को देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन किस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं? किस प्रकार की अभिक्रिया को रेस्पिरेशन कहा जाता है? जल्दी से उत्तर दीजिए। रेस्पिरेशन किस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाता है? जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है उष्माक्षेपी। रेस्पिरेशन में उष्मा निकलता है, नो डाउट, उष्मा निकलता है रेस्पिरेशन में। दूसरा है संयोजन यानी कॉम्बिनेशन, ये तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तीसरा है अपचयन यानी रिडक्शन। और चौथा है उष्माशोषी यानी इंडोथेरम। जिसका सही उत्तर होगा उष्माक्षेपी और अपचयन। ये दोनों श्वसन के दौरान, वेदरिंग के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान दोनों प्रक्रिया होता है। इसमें हीट निकलता है, अब सांस लेते हैं तो अंदर क्या होता है, टेम्परेचर जनरेट होता है, रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है वो। और दूसरा अपचयन, उसमें रिडक्शन भी है, दोनों है। तो ए और सी दोनों आंसर होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी इसका आंसर हो जाएगा ई, 27 का ई। यानी रेस्पिरेशन में अपचयन और उष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक और रिडक्शन दोनों शामिल होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? फेरस सल्फेट का मतलब क्या? फेरस का मतलब इसका संबंध है आयरन से। फेरस और फेरिक आपने सुना होगा, वैलेंसी ज्यादा हो तो फेरस, वैलेंसी कम हो तो फेरिक। इक लगता है किसमें? जिसमें वैलेंसी कम हो, और अस लगता है किसमें? जिसमें वैलेंसी ज्यादा हो। तो फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल है उसका कलर कैसा होता है ये पूछ रहा है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर कैसा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी ग्रीन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। नोट कर लीजिए, फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? हरा। नेक्स्ट आते हैं भैया, लाल तप्त। लाल तप्त का मतलब गर्म। लाल तप्त का मतलब बहुत ज्यादा गर्म जो लोहा है, बहुत ज्यादा गर्म जो लोहा है उस पर अगर वाटर वेपर आप डालते हैं, वाटर वेपर मतलब जलवाष्प, और गर्म लोहा पर, लाल लोहा पर, गर्म लोहा पर अगर वाटर वेपर आप प्रवाहित करते हैं तो इनमें से कौन सा कंपाउंड आपको मिलेगा? उसके रिएक्शन से रेड हॉट आयरन को के ऊपर अगर वाटर वेपर अगर आप डालते हैं तो उसके रिएक्शन से कौन सा कंपाउंड आपको मिलेगा? विच कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड व्हेन वाटर वेपर इज पास्ड ओवर द रेड हॉट आयरन? क्या इसका उत्तर होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए आप लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, Fe3O4। Fe3O4 Fe3O4 ये प्राप्त होगा लाल लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करने से। नेक्स्ट आते हैं, जब मैग्नीशियम फित्ता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है किस कलर की? आपने देखा होगा पटाखे फोड़ते हैं आप लोग दिवाली के अवसर पर या शादी विवाह के अवसर पर, भारत पाकिस्तान में भारत के मैच जीतने पर जो पटाखे फोड़ते हैं उसमें क्या होता है, आप जाके जलाते हैं, उसके फित्ता को जलाते हैं, वो जो फित्ता जो लगा होता है ना पटाखे के ऊपर, जो बत्ती टाइप का जो लगा होता है वो मैग्नीशियम का बना होता है। तो मैग्नीशियम का फित्ता जब जलता है, याद करो जब तुम पटाखे जलाते हो, बम, बुलेट और कौन सा बम छोड़ते हो तुम खुशी के अवसर पर, तो बम के अंदर जो लगा होता है फित्ता वो किस कलर का होता है? याद करो, उसके जलने पर कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है? बताओ जल्दी से। उसके जलने पर
कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही होगा चमकीला उजला। सही उत्तर क्या होगा इसका? चमकीला उजला। चमकीला उजला। When a magnesium tape is lit, the flame of fire produced in bright light. कैसा लाइट होता है उसका? ब्राइट लाइट होता है, यानी उजाले के जैसा कलर होता है उसका। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसकी वैलेंसी होती है 2। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट आते हैं पौधे में वाष्पोत्सर्जन। आपको मैंने बताया है पहले भी, इसलिए कहता हूं पिछला वीडियो जो आप लोग देख लिया कीजिए, पिछले वीडियो को कंप्लीट आप लोग देख लिया कीजिए, उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैंने दिए हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? इन विच पार्ट डज ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस इन प्लांट? किस पार्ट में ट्रांसपिरेशन होता है? इसका सही उत्तर होगा लीफ, पत्ता। इसका सही उत्तर होगा लीफ में होता है। देखो भाई मैं बताता हूं कि जब तालाब में, नदी से, तालाब से, झील से अगर गर्मी के कारण पानी बाष्प बन के उड़े, पानी वेपर बन के उड़े, तो उसे बोलते हैं इवोपरेशन, वाष्पीकरण। लेकिन अगर पेड़ के पत्तों से पानी उड़े, टेम्परेचर के कारण, तापमान के कारण, सूरज की गर्मी के कारण अगर के पेड़ के पत्तों से पानी उड़े, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। उसे बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन। देखो प्रक्रिया सेम है। अगर तालाब से पानी, नदी से पानी बाष्प बन के उड़ता है तो उसे बोलते हैं इवोपरेशन, वाष्पीकरण। लेकिन पेड़ के पत्तों से पानी निकले तो है तो वाष्पीकरण ही हो, लेकिन उसको बोला जाता है वाष्पोत्सर्जन एंड ट्रांसपीरेशन। तो कहता ट्रांसपीरेशन सबसे ज्यादा कहां होता है? पत्तों से। पानी जो उड़ता है कहां से उड़ता है भाई? पत्तों से उड़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पर ऐसे आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में भी कौन भाग लेता है? पेड़ पौधे जो अपना भोजन तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस भी कहां से होता है शुरू? तो पत्तों से शुरू होता है। पेड़ के हरे पत्तों में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। हरे पत्तों में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। आप जानते हैं कि पेड़ का हरा रंग किससे मिलता है? क्लोरोप्लास्ट से मिलता है। आप जानते हैं 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं प्लांट सेल में। प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता, प्लांट सेल में खाली प्लास्टिड होता है। और प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पेड़ के हरा रंग प्रदान करने में अपना योगदान देते हैं। क्लोरोप्लास्ट पेड़ को हरे रंग प्रदान करने में, पत्ता का रंग हरा, पेड़ का रंग हरा कौन देता है? क्लोरोप्लास्ट। फलों का पकना, फलों और फूलों में कलर, जब फल पक जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, पीला और लाल हो जाता है, कोई फल पकता है तो। और फूल का रंग जो डिफरेंट डिफरेंट आप देखते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। और ल्यूकोप्लास्ट जड़ में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट जड़ में पाया जाता है। हिंदी में इसी को बोलते हैं हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट और अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक ये कहां पाया जाता है? पत्तों में। और हरित लवक के अंदर पेड़ का हरा रंग हरित लवक के कारण, और पेड़ के पत्तों में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट मिलता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, यही क्लोरोफिल सनलाइट के उपस्थिति में भोजन बनाने का काम करता है, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट मिलता है? क्वेश्चन कई बार आ चुका है, नोट कर लीजिएगा। क्लोरोफिल में सबसे ज्यादा मैग्नीशियम मिलता है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं एंड ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा किससे होता है? पत्तों से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? जो नेचर है, प्रकृति है, उसमें ऑक्सीजन खत्म क्यों नहीं हो जाता? हम लोग इतना ऑक्सीजन लेते रहते हैं, इतने लोग हैं, दिन रात ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन बैलेंस कैसे रहता है? सब ऑक्सीजन को खत्म हो जाना चाहिए था। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। हाउ इज द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन्ड इन नेचर? क्या ऑप्शन है? संयोजन क्रिया यानी कंजंक्शन क्रिया, क्रिया वर्ब का लिख दिया है पर गलती है, यहां लिखा हुआ कंजंक्शन एक्शन होगा यहां पर। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। अपघटन यानी डिकम्पोजिशन। कौन सी प्रोसेस इनमें से है जिसके कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो डिमांड है, ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो मेंटेन रहता है? तो आप खुद ही जानते हैं प्रकाश संश्लेषण। आप जानते हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर क्या कर, सूर्य के प्रकाश, सोलर रेडिएशन, सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से
ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण, और बाद में क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ते हैं, याद रखिएगा। यानी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, और ये पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। कहते हैं कि शुद्ध ऑक्सीजन तो अगर आपको चाहिए, प्योर ऑक्सीजन आपको चाहिए, तो अपने आसपास क्या लगा दीजिए? पेड़ लगा दीजिए, तो आपको प्योर ऑक्सीजन मिलेगा। क्लियर है? और पेड़ पौधे वर्षा के भी कारण बनते हैं। अभी बताया था आपको कि ट्रांसपीरेशन, ये बताया था ना आपको कि ट्रांसपीरेशन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ट्रांसपीरेशन सबसे ज्यादा पत्तों में होता है। ट्रांसपीरेशन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पत्तों में। और ट्रांसपीरेशन का मतलब पेड़ के पत्तों से पानी निकलना, पानी निकलना, और पानी निकलेगा भाप बन के तो आसपास में बादल बनेगा, और बादल बनेगा तो क्या होगी? वर्षा होगी। तो ज्यादा पेड़ लगाने से खूब बारिश भी होता है, खूब बारिश भी होती है, और साथ में शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ही पेड़ पौधे क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और बदले में हमें क्या देते हैं? शुद्ध ऑक्सीजन। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के समय, दिन के समय ही हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। रात को उल्टा कर देते हैं, यानी कि पेड़ पौधे भी रात को क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रात के समय पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए। रात के नीचे अगर पेड़ के नीचे सोइएगा तो वहां ऑक्सीजन कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, और पेड़ पौधे भी रात को क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ेंगे। इससे आप क्या होंगे? आपको घुटन महसूस होगा, आपकी जान भी जा सकती है। इसीलिए पेड़ के नीचे सोने से विद्वान लोग मना करते हैं। वैसे पीपल और तुलसी, पीपल का पेड़ और तुलसी का वृक्ष है, दो ऐसे वृक्ष हैं जो रात के समय भी क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बाकी जितने भी पेड़ हैं वो सब रात के समय क्या छोड़ने लगते हैं? CO2। मानव जैसा, इंसानों जैसा वो CO2 लेना, वो ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं, CO2 छोड़ना शुरू कर देते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन को बैलेंस करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला प्रश्न भी साइंस से है। निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस? इसमें कह रहा है कि बायोडिग्रेडेबल मतलब, समझ रहे हो बात? समझने की कोशिश करो। जैव मतलब जीव, जैव का मतलब क्या होता है? जीव। अगर कोई ऐसा मटेरियल जो जीव जंतुओं के द्वारा समाप्त किया जाएगा, ऐसा मटेरियल जो जीव जंतुओं के द्वारा समाप्त किया जाएगा, वो कौन सा पदार्थ है? जीव जंतुओं के द्वारा समाप्त किया जाने वाला पदार्थ कौन है? कौन सा ऐसा इसमें से पदार्थ है जो बायो मतलब जीव जंतु द्वारा डिग्रेड किया जाता है? जीव जंतु द्वारा डिग्रेडेबल कौन है? प्रश्न को समझ गए? देखिए, एग्जाम हॉल में एक और चीज ध्यान रखिएगा, आप ज्यादा घबराना नहीं है। कोई गणित के सवाल नहीं कि आपको लग जाएगा 5 घंटा, 2 घंटा इनफ समय होता है, लेकिन आपको 2 घंटा पूरा यूज करना है। ये नहीं कि 1.5 घंटे में पेपर करके बैठ गए। ऐसा क्या जरूरी है भैया? इतनी जल्दीबाजी क्या है? हमको प्रश्न पढ़ना होता है, प्रश्न आसान हो या सही, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि पूछ क्या रहा है। तो जीव जंतुओं द्वारा डिग्रेड किया जाने वाला इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसे जीव जंतु खाकर क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। इसका सही उत्तर होगा DDT। इसका सही उत्तर क्या होगा? DDT। यह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट है DDT। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, किस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं? कौन से पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर कौन सा ऐसा पदार्थ है, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऊर्जा को ग्रहण करता है? उत्पादन नहीं करता बल्कि ग्रहण करता है। ऊर्जा के ग्रहण करने वाला कौन सा इसमें सब्सटेंस है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादक। एनर्जी को कौन एक्सेप्ट करता है भैया? तो उत्पादक। द रिसिप्टेंट्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम आर, कौन है भैया? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो होते हैं वो ऊर्जा को क्या करते हैं? वो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और जब पहली बार वो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो उसका 90% हिस्सा क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं, और 10% क्या करते हैं? अगले स्टेज को दे देते हैं। और फिर जो 10% अगला स्टेज लेता है वो उसका 90% यूज कर लेता है, और जो बचा हुआ 10% है आगे बढ़ा देता है। जो 10% अगले को मिला वो उसका 90% यूज कर लेता है और अगले को 10% बढ़ा देता है। आप जानते हैं कि इकोसिस्टम में कितने स्टेज हैं? इकोसिस्टम में कुल कितने स्टेज है भैया? तो 4 स्टेज हैं। कितने स्टेज हैं? 4 स्टेज। इकोसिस्टम में कुल कितने स्टेज हैं? 4 स्टेज। 4 स्टेज। पहले स्टेज को क्या बोला जाता है? उत्पादक। सबसे पहले एनर्जी सूरज से कौन लेता है? उत्पादक लेता है। और उत्पादक में कौन आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं। हरे पेड़ पौधे किसमें आते हैं? उत्पादक वर्ग में आते हैं। सेकेंड पार्ट जो है उसमें कौन आता है? पेड़ पौधा को खाने वाला, यानी शाकाहारी जीव जंतु आते हैं।
सेकंड स्टेज में ये आते हैं। थर्ड स्टेज में कौन आता है? मांसाहारी। मांसाहारी जो पेड़ पौधे को खाते हैं उनको बोला जाता है शाकाहारी। पेड़ पौधे प्रथम स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में, उनको पेड़ पौधों को खाने वाले सेकंड स्टेज में यानी शाकाहारी। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस किस में आ जाते हैं? सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में आ जाता है मांसाहारी, मांसाहारी आ जाता है। और जो चौथा स्टेज है, जो चौथा स्टेज है उसमें कौन आ जाता है? उसमें आ जाता है सर्वाहारी, इंसान, मनुष्य। मनुष्य पेड़ पौधा और मांस दोनों खाता है। तो इसमें इंसान, क्वेश्चन आ जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र के किस स्टेज में मानव आता है, तो आता है फोर्थ स्टेज में, चौथा स्टेज में। तो मैंने बताया कि एनर्जी जो सूर्य से लेता है वो कौन लेता है? पेड़ पौधे लेते हैं। उनको उत्पादक कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है। जितना लेते हैं एनर्जी, जितना टोटल एनर्जी लेते हैं उसका 90% यूज कर लेते हैं। अब बचा हुआ 10% इनको दे देते हैं। अब इनको जो 10% मिला, जो मिला उसका 90% यूज कर लेते हैं। अब बचा हुआ 10% इसको दे देते हैं। फिर ये जो मिला उसका 90% यूज कर लेते हैं, बचा हुआ 10% इनको दे देते हैं, और अंतिम में ये पूरा यूज करके खत्म कर देते हैं। क्लियर है? और जो फिर बाकी सड़ गल करके ये सब जब मर गए, सड़ गए, गल गए, तो फिर से मिट्टी में मिल गए। और फिर दोबारा दूसरे पेड़ को जब सड़ गल करके मिट्टी में मिल गए, तो जब ये दूसरा पेड़ हम लगाएंगे मिट्टी में, तो इन सब का पार्ट उस पेड़ को काम आएगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये आपको समझना था। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से देखिए, ये भी इकोसिस्टम से ही है, यह फूड चेन से, ये प्रश्न है फूड चेन से, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? कौन सी एक जलीय, वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फूड चेन? माने पानी में रहने वाले ये सब जीव हैं, घास है, शैवाल है, इसका सही चेन कौन है? कौन किसको खाता है, कौन किसको खाता है? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। कौन किसको खाने का काम करता है? घास को बकरी खाती है और बकरी को शेर खाता है। लेकिन ये बताओ पूछ क्या रहा है? जलीय आहार श्रृंखला। शेर क्या पानी में रहता है? पानी में तो रहता नहीं, इसीलिए गलत होगा। एज रॉन्ग आंसर। इसे तो सही है, वैसे सही है। ये घास को कौन बकरी खाती है, बकरी को शेर खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गलत इसलिए क्योंकि वाटर, एक्वेटिक फूड चेन आपसे पूछ रहा है। अगला है शैवाल। शैवाल समुद्र में होता है, सही बात है। शैवाल को कौन खाता है? शैवाल का मतलब एल्गी। एल्गी को कौन खाता है? तो खाता है जलीय कीट। कौन खाता है भैया? जलीय कीट, यानी एक्वेटिक इंसेक्ट कौन खाता है? एक्वेटिक इंसेक्ट जो है एल्गी को खाता है। ठीक है, अब इसको कौन खाता है भैया? तो मछली खा लेता है। तो ये सही उत्तर है, शैवाल, जलीय कीट और मछली। क्रम पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो शैवाल को कौन खाता है? ये एक्वेटिक इंसेक्ट, जलीय कीट, और उसको मछली खाता है। और समुद्र में याद रखिएगा मछली का जो भोजन होता है उसका नाम है प्लैंकटन। नोट कर लीजिए, महासागर में, समुद्र में मछली के भोजन को प्लैंकटन कहा जाता है। मछली के भोजन है जो जलीय कीट है ना, इसी का नाम है प्लैंकटन। इसका नाम क्या है? प्लैंकटन। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में संपादित होने वाली मूल क्रिया, ये सब इन्वायरमेंट का सवाल है। मैंने सोचा कि थोड़ा इन्वायरमेंट का सवाल भी आपको दिया जाए, थोड़ा सा पर्यावरण से जुड़ा हुआ सवाल भी पुट किया जाए। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में संपादित होने वाली मूल क्रियाएं कौन सी है? इकोसिस्टम में कौन सी मूल क्रिया संपादित होती है? व्हाट आर द बेसिक एक्टिविटी दैट टेक प्लेस इन द इकोसिस्टम? कौन सी बेसिक एक्टिविटी होता है इकोसिस्टम में? यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। कौन सा बेसिक एक्टिविटी होती है बताइए आप लोग? ऊर्जा प्रवाह, यह बेसिक एक्टिविटी है। जैव अजैव वातावरण के बीच आदान प्रदान, उसके बाद अजैव पदार्थों का चक्रीय पथ द्वारा प्रवाह, इनमें से सभी। भाई पारिस्थितिकी तंत्र में पूछ रहा है कि मूल रूप से क्या होता है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए भैया, अभी आपने देखा है, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ऊर्जा प्रवाह होता है, अभी बताया ना, 90% लेता है, उसका 10% अगले को देता है। ये तो अभी आपने समझा है। दूसरा, जैव और अजैव, बायोटिक और अबायोटिक जो इन्वायरमेंट है एक दूसरे के बीच समझौता करते हैं। इकोसिस्टम का डिफिनेशन ही यही होता है। इकोसिस्टम की परिभाषा दे तो क्या देंगे? बायोटिक और अबायोटिक जो एनवायरमेंट है उन दोनों के बीच जो परस्पर क्रिया है, उन दोनों के बीच जो परस्पर क्रियाएं हैं, एक दूसरे पर जो डिपेंडेंसी है, उसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। सी है अजैव पदार्थ का चक्रीय पथ द्वारा प्रवाह। बिल्कुल, ऊर्जा जो होता है ना, एनर्जी का एक दिशा में प्रवाह होता है। अभी देखा आपने, एनर्जी का वन डायरेक्शन में फ्लो होता है। मतलब कि फर्स्ट स्टेज वाला लिया, सेकंड स्टेज को दिया, सेकंड थर्ड स्टेज को दिया, थर्ड स्टेज 10% दिया। कहा
किसको दिया? ये दिया फोर्थ स्टेज को। अब फोर्थ स्टेज सारा खत्म कर दिया तो एक ही दिशा में फ्लो हुआ ना। लेकिन जो जो पदार्थ है जिसको पेड़ों ने लिया था अपने आप को बढ़ाने के लिए, वो क्या हुआ भैया? उसका दो दिशा में प्रवाह हुआ, सर्कुलेटरी प्रवाह हुआ। कैसे? क्योंकि वो सब लोग पेड़ को खा लिया, शाकाहारी शाकाहारी को खा लिया, मांसाहारी मांसाहारी को खा लिया, सर्वाहारी, और सब अंत में सड़ गल के कहां चले गए? मिट्टी में। अब फिर वो पेड़ को मिलेगा, फिर उसी तरह वही प्रोसेस चलता रहेगा। तो अजैव पदार्थों का चक्रीय पथ द्वारा प्रवाह होता है। इसका मतलब क्या आंसर होगा? इनमें सभी। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? इकोसिस्टम शब्द का पहली बार प्रयोग किया था हेक्केल महोदय ने। किसने किया था? हेक्केल महोदय ने। और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र, और इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी, इसका प्रयोग किसने किया? एजी टॉन्सले। पारिस्थितिकी का प्रयोग किसने किया? एजी टॉन्सले। और पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया? तो हेक्केल महोदय ने किया। तो हेक्केल और एजी टॉन्सले ये दो विद्वान हैं जिनका संबंध किससे है? पारिस्थितिकी तंत्र से है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किस वित्त आयोग, अब इकोनॉमिक्स का सवाल आ गया, किस वित्त आयोग के आधार पर भारतीय संघ में किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा आप नहीं दे सकते? किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस, हालांकि बिहार मांग रहा है, बिहार मांग रहा है मोदी जी से कि भाई हमको भी स्पेशल स्टेटस का दर्जा दीजिए, क्योंकि हम गरीब राज्य हैं, हमारे यहाँ रोजगार की कमी है, हमारे यहाँ उद्योग की कमी है, हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार इस पर विचार नहीं किया है। तो वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग जो है, कौन सा वित्त आयोग था जिसने कहा था कि अब किसी भी राज्य को नहीं देना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा देने से अलग से खर्च आता है, अलग से पैसा लगता है उसके अंदर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंस कमीशन नो स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया कैन बी गिवन द स्टेटस ऑफ स्पेशल स्टेट? कौन सा कहा था भाई? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 14वां वित्त आयोग, 14th फाइनेंस कमीशन। लिख लीजिए, 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। इसके अध्यक्ष थे वाई बी रेड्डी। नोट कर लीजिए, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई बी रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई बी रेड्डी। नोट डाउन कर लीजिए, वाई बी रेड्डी। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया? 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? एनके सिंह। इसका कार्यकाल है 2021 से 26। 15वें वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष है एनके सिंह, इसका कार्यकाल है 2021 से 26। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई बी रेड्डी, इसका कार्यकाल था 2015 से 20। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे विजय केलकर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर, और इनका कार्यकाल था 2010 से 15। और 16वां वित्त आयोग अभी गठित हुआ नहीं है, ये ऐसे ही ऑप्शन दे दिया गया था, अभी गठित हुआ नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में गन्ने के उत्पादन पर कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑन शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया? शुगर केन प्रोडक्शन में कौन सा कोटेशन सही है? पहला कोटेशन पढ़िए, भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जो है वो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। विचार कीजिए, भारत गन्ने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जितना उत्पादन करता है वो सब उपभोग भी कर जाता है। भारत का गन्ना का सबसे ज्यादा यूज करने वाला भी है और गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला भी है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में गन्ने का उत्पादन केवल दक्कन के पठार पर होता है। भारत में गन्ना का उत्पादन केवल दक्कन के पठार पर होता है, तो बिल्कुल गलत है। भारत में गन्ना का उत्पादन केवल दक्कन के पठार पर, यानी डेक्कन लावा प्लेट्यू पर होता है। केवल दक्कन के पठार पर गन्ने का उत्पादन होता है। ये पूछ रहा है केवल दक्कन के पठार पर गन्ना का उत्पादन, तो बिल्कुल गलत है। गन्ना का उत्पादन केवल दक्कन के पठार पर नहीं होता, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी होता है, बिहार में भी होता है, हर जगह गन्ने का उत्पादन होता है। दक्कन के पठार का मतलब, दक्कन के डेक्कन लावा प्लेट्यू का मतलब, डेक्कन लावा प्लेट्यू का मतलब क्या होता है? डेक्कन प्लेट्यू का मतलब होता क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, केवल वहीं पर गन्ना होता है। गलत उत्तर है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। अब भारत गन्ने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यह भी 100% सही है। तो बी और सी दोनों सही हो गया। लेकिन भारत गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। अगर कल का लेक्चर आपने देखा होगा तो कल मैंने बताया था आप लोगों को कि ब्राजील कॉफी और गन्ना दोनों के उत्पादन में पहला स्थान पर है। तो भारत गन्ने के उत्पादन में पहला स्थान नहीं रखता, बल्कि गन्ना के उत्पादन में पहला स्थान ब्राजील रखता है।
लेकिन भारत गन्ने का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत में बाउल ऑफ शुगर, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं। अब पूरे दुनिया में चीनी का कटोरा किसको बोलते हैं? क्यूबा को बोलते हैं। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनिवार्य वस्तुएं अधिनियम, यानी कि व्हेन वाज द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पास्ड? किस साल अनिवार्य वस्तु अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष अनिवार्य वस्तु अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1955। 1955। देखो अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि मोदी जी ने कृषि कानून लाया था, सुना था ना आपने? कृषि कानून मतलब एग्रीकल्चरल लॉ लाया था। तीन कृषि कानून लाया था मोदी जी ने। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी को लगा कि कानून गलत है। पहले से इनको गलत नहीं लग रहा था, देख रहे थे किसान को कितना दिन तक टिकेंगे, भाग जाएंगे किसान। लेकिन किसान भी डटे रहे कि तुम अगर सरकार हो तो हम किसान हैं, हम नहीं जाएंगे। अंत में जब यूपी में चुनाव आ गया तो देखे कि बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो भाई साहब ने क्या कर दिया? तीनों कृषि बिल को खत्म कर दिया। तो तीनों कृषि बिल को क्या किया? गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया। ये जो तीनों कृषि बिल आप सुन रहे थे उसमें से एक बिल यही था, अनिवार्य वस्तुएं अधिनियम, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में क्या किया गया था? चेंज किया गया था। अनिवार्य वस्तु अधिनियम, उसमें एक बिल वही था, अनिवार्य वस्तु अधिनियम, है ना? इस अधिनियम को रिकमेंड किया, क्या किया गया था? रिफॉर्म किया गया था, एमेंड किया गया था। तो ये एक यही कानून था, अनिवार्य वस्तु अधिनियम। तीन कानून में से एक कानून यही था। क्लियर है? लेकिन अब इन तीनों कानूनों को क्या कर दिया सरकार ने? समाप्त कर दिया है। ये पहली बार कब आया था? 1955 में। आप लोग भी उत्तर देते रहिएगा। कैसा लग रहा है सेशन? आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और वीडियो को मैक्सिमम चैनल पे शेयर कर देंगे। अधिकतम चैनल जो आपके पास है, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, शेयर भी करते रहेंगे। और कोई सुझाव हो, अगर कोई सुझाव हो मेरे लिए कि सर मेरे लिए आप ये कर दीजिए, तो सब कुछ आपके लिए किया जाएगा। बस आप लगातार पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब किसने लिखी? मैंने बताया है आप लोगों को, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। इस किताब में पहली बार ड्रेन ऑफ वेल्थ, नोट कर लीजिए, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो थ्योरी था वो किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। नोट कर लीजिए। और कौन सी किताब में दिया? पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने ही भारत में पहली बार जीडीपी, भारत का पहला नेशनल इनकम, जीडीपी और पर कैपिटा इनकम निकालने वाले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में बहुत सारी बात मैं बता चुका हूं। फिरोज शाह मेहता और महात्मा गांधी, सॉरी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, इन दोनों का निधन 1915 में हो गया था। ए ओ ह्यूम, इन्हें कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। कांग्रेस के पहले महासचिव थे। इन्होंने विलियम बेडरबर्न की जीवनी लिखी थी। ए ओ ह्यूम ने विलियम बेडरबर्न की जीवनी लिखी थी। और ए ओ ह्यूम जो थे उन, ये जब 57 की क्रांति, भारत में जब 1857 रिवोल्ट हुआ था, बीपीएससी में एक बार प्रश्न आया था कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ए ओ ह्यूम कहाँ थे? ये इटावा के मजिस्ट्रेट थे उस समय। ये 1857 रिवोल्ट के समय ये इटावा के मजिस्ट्रेट थे, यानी सिविल सर्वेंट थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि ए ओ ह्यूम किस सेवा में थे, सैनिक सेवा या असैनिक सेवा? तो क्या देंगे आंसर? असैनिक सेवा। सैनिक सेवा में नहीं थे, असैनिक सेवा थे, सिविल में थे। तो असैनिक सेवा में थे ये, नोट कर लीजिएगा। 57 की क्रांति के समय इटावा के मजिस्ट्रेट थे। फाउंडर ऑफ कांग्रेस इनको बोला जाता है। कांग्रेस के पहले जनरल सेक्रेटरी रहे हैं ये। क्लियर है? विलियम बेडरबर्न की जीवनी भी लिखा है। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न, बहुत मार्वेलस और बहुत अच्छा प्रश्न है ये। डीटीएए का पूरा नाम क्या है? डीटीएए का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीटीएए? डबल टैक्सेशन आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। यही इसका उत्तर होगा बी। बी इज द राइट आंसर। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इसका फुल फॉर्म है। एक्चुअली डीटीए जो है एक करार है, एक समझौता है दो देशों के बीच, समझिएगा। डीटीए दो देशों के बीच समझौता है। देखिए अगर कोई देश दूसरे देश में अपना पैसा लगाता है, यानी इन्वेस्टमेंट करता है, तो अपने देश में भी उसको टैक्स देना पड़ता है। और जिस देश में इन्वेस्ट कर रहा है वहां भी टैक्स देना पड़ता है। टेक इन्वेस्टर्स, अगर कोई देश चाहे कि इंडिया में इन्वेस्ट करें हम, तो क्या करेगा वो? अपने देश में अगर जो मुनाफा कमाएगा
उसका टैक्स उसको अपने देश में भी लगेगा। और इंडिया में आप इन्वेस्ट किए हैं तो भारत सरकार फ्री में इन्वेस्ट करने देगी, वो भी कुछ टैक्स ले लेगी। तो वहां भी टैक्स दो, यहां भी टैक्स दो भैया, तो दोनों जगह टैक्स दो, तो इतना ज्यादा टैक्स हो गया कि बेचारा क्या करे, मुनाफा कमाने के बजाय घाटा हो जा रहा है। तो कोई चाहेगा कि हम इन्वेस्ट करें? और आप जानते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में आपको पता है कि यहाँ पैसों की जरूरत है। इतना पैसा नहीं है कि हम खुद से रोड बनवा लें, हॉस्पिटल बनवा लें, पुल बनवा लें, मेट्रो बनवा लें, एयरपोर्ट बनवा लें, इतना रुपया नहीं है। भारत को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट कब होगा आपके यहां? जब आप टैक्स में छूट देंगे तभी तो होगा। तो इसीलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि हम कुछ देशों के साथ जहां से मेरा इन्वेस्टमेंट आता है, हम क्या करेंगे, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट करेंगे। और उसमें क्या होगा कि टैक्स एक ही जगह देना होगा। जिस देश के साथ ये समझौता होगा, अगर उस देश का, जिस देश के साथ होगा उसी देश, अगर उस देश का कोई नागरिक भारत में इन्वेस्ट करेगा तो या तो वो अपने देश में टैक्स दे दे या तो इंडिया में दे दे, दोनों जगह देने की अब जरूरत नहीं होगी। लेकिन उसी के यहाँ ऐसा नियम होगा, उसी देश में ऐसा नियम होगा जिसके साथ भारत इस करार को किया है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जिसके साथ इंडिया किया है, उसी के साथ ये समझौता लागू होगा। तो इसमें क्या किया गया कि कुछ देश जिसके साथ ये समझौता नहीं था, वो देश क्या किए, जिनके साथ, जैसे मान लो भारत मॉरिशस के साथ समझौता किया है, तो मान लो कि कनाडा के साथ मान लो नहीं किया है, तो कनाडा के व्यक्ति क्या करेगा, मॉरिशस में आ जाएगा और मॉरिशस के किसी व्यक्ति को पैसा दे देगा, अब बोला जाके तुम लगा दो। तो क्या होगा, इससे कनाडा के साथ मेरा एग्रीमेंट नहीं है, मान लेते हैं कि नहीं है, तो भैया कनाडा के लोग भी इसका फायदा उठा लेंगे गलत। ये बात भारत सरकार को पता था, फिर भी इस पर कुछ कर नहीं सकता, आज भी कुछ नहीं कर सकता, ऐसा होता रहता है। लेकिन इसीलिए तो एक ला रहा था गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, इसी को रोकने के लिए कि कोई और देश, जिस देश के साथ मेरा ये समझौता है वो तो फायदा उठाएगा ही, उसके साथ साथ कोई और देश भी फायदा उठा ले रहा है, ऐसा करके तो उसको रोकने के लिए भारत में कानून बनने जा रहा था जिसका नाम था जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, गार, इसको गार बोलते हैं। लेकिन गार को अभी तक लागू नहीं किया गया है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया कि चलो इन्वेस्टमेंट चाहे गलत रास्ते आए चाहे सही रास्ते आए, अभी भारत को पैसों की जरूरत है, उसको आने दो चाहे जिस रास्ते से आए। क्लियर है, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है कि आप लोगों को। नेक्स्ट आते हैं, भारत में तेल के दामों को कौन निश्चित करता है? देखिए पहले तो तेल के दाम को निश्चित कोई और करता था, लेकिन जब मोदी जी आए हैं, जब से मोदी सरकार आई है, भारत में तेल के दामों को कौन निश्चित करता है? तो ये तेल कंपनियां, तेल के दामों को तेल कंपनियां बाजार के हिसाब से निश्चित करती हैं। अब मार्केट में अब कोई सरकार द्वारा तेल का भाव क्लियर नहीं होगा, अब गवर्नमेंट तेल का भाव तय नहीं करेगी। तेल का मतलब पेट्रोलियम का कीमत कितना होगा, एक बैरल का कीमत कितना होगा, ये कौन तय करेगा? तेल कंपनियां तय करेंगी। मोदी जी आने के बाद बोले कि सरकार के अंदर तेल का भाव तय नहीं किया जाएगा, बल्कि ये मार्केट के अकॉर्डिंग इनका दाम बढ़ेगा या घटेगा, या मार्केट समझे। तो तेल कंपनियां ये तय करती हैं कि भाई तेल का भाव कितना होगा, कितना नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ गया? इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यदि किसी वस्तु का डिमांड और आपूर्ति यानी सप्लाई एक समान मात्रा में बढ़ी हो, जितना डिमांड बढ़ा हो उतनी ही सप्लाई भी बढ़ा दिया है, जितना डिमांड हो रहा है उतनी सप्लाई बढ़ाते जा रहे हैं, तो उस वस्तु का बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जितनी डिमांड उतनी ही सप्लाई, तो क्या उसका मूल्य बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा या बढ़ेगा, घटेगा? डिमांड बढ़ता गया, सप्लाई बढ़ाते गए, जितनी डिमांड उतनी सप्लाई, तो क्या होगा? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। इफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी हैव इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट, then what will be the effect on the market price of the commodity? उस वस्तु के मार्केट प्राइस पर क्या असर पड़ेगा? will increase, will decrease, will remain stable, will increase और decrease? क्या होगा बताइए, क्या होगा भाई? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए आप लोग। इसका सही उत्तर होगा सी। भाई जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई दे दिए, तो फिर कहां घटने बढ़ने का है? अगर डिमांड जितना होता उतनी सप्लाई नहीं करते तो क्या होता? वस्तु का कीमत बढ़ जाता। डिमांड पूरा है लेकिन सप्लाई नहीं दे रहे हैं तो कीमत बढ़ जाएगा। अगर डिमांड से ज्यादा, जितनी डिमांड है उससे ज्यादा सप्लाई दे रहे हैं तो वस्तु का कीमत घट जाएगा। क्यों जी? जितना डिमांड उससे ज्यादा मार्केट में वस्तु पड़ा हुआ तो कौन खरीदेगा? बच जाएगा, और तो सब पैसे घट जाएगा कीमत। यानी सप्लाई के बराबर डिमांड हो तो वस्तु का कीमत स्थिर रहेगा, लेकिन डिमांड जितना उससे कम सप्लाई हो तो वस्तु का कीमत बढ़ेगा, और ज्यादा सप्लाई हो तो घटेगा। यही डिमांड सप्लाई का लॉ है। क्लियर है? तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? स्थिर रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1950 से 54 के दौरान, 1952-54 के दौरान
जैपोनिका और संकेतों के बीच अंतर नस्लीय संस्करण कार्यक्रम निम्न प्रकार की फसलों के बीच शुरू किया गया था। ड्यूरिंग 1950-54 द इंटरब्रीड hybridization program between Japonica and Science was started between which of the following types of crop? किस क्रॉप पर ये एक देखो एक हाइब्रिड बीज तैयार करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था जैपोनिका और संकेत को। जो संकेत हो, संकेत का मतलब क्या? संकेत का मतलब होता है उसका जो नेचर है, बीज का जो नेचर है, उस नेचर को देखकर जो तैयार किया जाएगा हाइब्रिड, वो किस पर शुरू किया गया था? कौन से फसल पर जैपोनिका और संकेत को मिलाकर जो हाइब्रिड तैयार करने का कार्यक्रम चला, वो किस फसल पर चला? प्रश्न ये पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि चावल, राइस पर, चावल पर शुरू हुआ। चावल के हाइब्रिड बीज तैयार करने के लिए ये सिस्टम लाया गया था। नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। देश की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में नेशनल इनकम कौन निकालता है? मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, नेशनल इनकम का मतलब जीडीपी। भारत में जीडीपी निकालने का काम कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय यानी सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ के द्वारा वर्तमान में भारत का नेशनल इनकम कौन निकालता है? विच बॉडी कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री? कौन निकालता है भैया? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सीएसओ के द्वारा निकाला जाता है क्या? नेशनल इनकम यानी जीडीपी। वैसे भारत का पहली बार जीडीपी भी मैंने बताया है, दादा भाई नौरोजी ने निकाला था। पहली बार पर कैपिटा इनकम दादा भाई नौरोजी ने निकाला था। लेकिन अगर ये पूछा जाए आपसे कि भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से जीडीपी किसने निकाला, तो आंसर होगा वी.के.आर.वी. राव, वी.के.आर.वी. राव के द्वारा निकाला गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में पूछ रहा है, विचार कीजिए। भारतीय जीवन बीमा निगम, आपको पता है ना कि अभी हाल ही में एलआईसी के कुछ हिस्से को बेचा गया है। आपको पता है अभी भारत सरकार ने निर्णय लिया है पिछले बजट में 2021-22 के बजट में, अब इस साल तो बजट अभी आने वाला है, इस साल के बजट अभी आने वाला है, 1 तारीख को आएगा। पिछला जो बजट प्रेरित हुआ 21-22 का, उसमें एलआईसी को बेचने का निर्णय सरकार ने लिया है। 25% हिस्सा एलआईसी का बेचा जाएगा। एलआईसी की स्थापना 1956 में की गई थी और इसका 25% हिस्सेदारी सरकार बेचने का फैसला कर ली है। सरकार ने फैसला किया है कि एलआईसी का 25% हिस्सेदारी बेचा जाएगा। इसके बारे में क्या सही है? भारत की सरकार की विभाग है, एलआईसी जो है भारत सरकार का डिपार्टमेंट है। बिल्कुल गलत उत्तर है। डिपार्टमेंट भारत सरकार का डिपार्टमेंट थोड़ा है, संसद में स्पेशल एक्ट द्वारा स्थापित की गई कंपनी है, ये सही है। संसद में विशेष अधिनियम बनाकर क्या किया गया था? एलआईसी की स्थापना 1956 में की गई थी, नोट कर लीजिएगा। इसका हाल ही में 25% करेंट अफेयर है, नोट कर लेना, 25% हिस्सा बेचने की बात किया गया है। ये स्वतंत्र निकाय नहीं है, अगर स्वतंत्र निकाय होता तो इसको थोड़ी सरकार बेच पाती। इसका स्थापना जो किया गया था कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किया गया था, यह भी गलत है। इसकी स्थापना संसद में विशेष कानून बनाकर की गई थी, कंपनी एक्ट के तहत इसकी स्थापना नहीं की गई थी, तो यह भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 46 का आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात आप लोगों को? नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। न्यू लैंप फॉर ओल्ड, न्यू लैंप फॉर ओल्ड ये क्या है भाई? ओल्ड का मतलब पुराने लोग, अब पुराने लोग के मतलब नरमपंथी। नरमपंथी आप जानते हैं कि गरम पंथ और नरम पंथ, गरम दल और नरम दल। कांग्रेस में 2 लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, ओल्ड लोग थे, वो नरमपंथी थे, नरम लोग थे, नरम दल वाले थे। लेकिन जो युवा लोग था, यूथ था, वो गरम दल वाले थे। तो ये जो व्यक्ति, इसमें से एक कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने न्यू लैंप फॉर ओल्ड नामक पुस्तक लिखा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था। एक्चुअली ये किताब नहीं था, ध्यान से समझिएगा, ये किताब नहीं था, एक्चुअली कुछ लेटर लिखते थे, कुछ लेख। नरमपंथी के जो विचार था वो गरमपंथियों को पसंद नहीं आता था। अरविंद घोष गरमपंथी आदमी थे। इन्होंने पुराने लोगों के लिए, पुराने लोग मतलब नरमपंथियों के लिए कुछ आलेख लिखते थे, उनकी आलोचना करते थे कि आप लोग का तरीका सही नहीं है। जब वो हमें अधिकार नहीं दे रहे तो उनको उनकी भाषा में बात कहिए ना। आप लोग केवल प्रार्थना पत्र, अधिकार हाथ फैलाकर मांग रहे हैं, कोई देगा आपको? ये गलत तरीका है। उनकी आलोचना किया करते थे कौन? अरविंद घोष, अपनी चिट्ठियों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से।
उन लेखों को संग्रह करके एक किताब बना दिया गया। उसी किताब का नाम है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। किसका है भैया? अरविंद घोष का। इन्होंने पांडिचेरी में औरबिले आश्रम की स्थापना की थी। और अरविंद घोष ने पांडिचेरी में कौन से आश्रम की स्थापना की? औरबिले आश्रम। बिपिन चंद्रपाल ये भी गरम दल से थे। बाल गंगाधर तिलक ये भी गरम दल से थे। अश्विनी कुमार दत्त ये भी गरम दल से थे। ऐसे ऐसे नोट कर लीजिए। अश्विनी कुमार, इन तीनों के बारे में तो पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अश्विनी कुमार दत्त के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख लीजिए। इन्होंने स्वदेश बांधो समिति बनाया था। अश्विनी कुमार दत्त, इनका पूरा नाम है अश्विनी कुमार दत्त। इन्होंने स्वदेश बांधो समिति, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वदेश बांधो समिति की स्थापना किसने की? अश्विनी कुमार दत्त ने की। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पढ़िए इस प्रश्न को। 1773 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में सरकार स्थापित की। 1773 में आप जानते हैं कि पहली बार इसी 1773 के एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी पर पार्लियामेंट्री कंट्रोल कब शुरू हुआ? 1773 में, जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1773 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में सरकार स्थापित की। यह कार्य रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ। इसके पीछे मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन ए पढ़िए। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर भ्रष्टाचार में लिप्त थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, ऑफिसर थे, वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय शासकों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। ऐसा था कि भाई संसदीय, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की गई ईस्ट इंडिया कंपनी पर, ऐसा क्यों किया गया? कंपनी के ऑफिसर भ्रष्ट थे इसलिए किया गया। बिल्कुल सही है, कंपनी के ऑफिसर भ्रष्ट थे, वो उपहार लेते थे, ब्रिटेन के सांसद को भी इसके लिए घूस देते थे, यह भी एक कारण था। दूसरा है, कंपनी को भारतीय शासकों से डर था, उनका प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था, यह कारण नहीं है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से उनकी कंपटीशन थी, इसलिए यह भी कारण नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी, ये सही है। एक्चुअली इतना ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार हो गया था, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार, और लगातार लोग लूट रहे थे, भारत को लूट रहे थे, पूरे भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी लूट रही थी, लेकिन महारानी को कुछ दे ही नहीं रही थी। और उल्टे ब्रिटेन से पैसा मंगवाया जाता था कि कंपनी को चलाने के लिए खर्चा ही नहीं है, कंपनी घाटे में जा रही है। जैसे रेलवे के बारे में कहा जाता है हमारे देश में, रेलवे घाटे में चल रही है, रेलवे घाटे में चल रही है। समझ नहीं आता कि रेलवे किस एंगल से और कहां से घाटे में चल रही है। वही बात यहां भी होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर जो है भ्रष्टाचार में लिप्त थे, और क्या बोलते थे महारानी से कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां इंडिया में कोई फायदा नहीं है, लूट रहे थे पूरे इंडिया को, और महारानी को भ्रम में रखे हुए थे। इस बात को छुपाने के लिए ब्रिटेन के सांसद को भी घूस दिया करते थे। इस बात से ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी। तो ए और डी दोनों कारण थे जिससे इस कानून को लाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, इज द राइट आंसर। इनमें से एक से अधिक भ्रष्टाचार में लिप्त थे अधिकारी, और साथ में कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी। नेक्स्ट प्रश्न 49। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? दादा भाई नौरोजी को पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था, कब? यह प्रश्न पूछ रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार 1886 में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। पहली बार 1886 में रहे कलकत्ता में, दूसरी बार 1893 में लाहौर में, और तीसरी बार 1906 में कलकत्ता में। 3 बार अध्यक्ष रहे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं इस सेशन का अंतिम सवाल, लास्ट सवाल, आप लोग इसका उत्तर दीजिए। 1907 में सूरत अधिवेशन में फूट पड़ने के कुछ महीने बाद बाल गंगाधर तिलक को जेल भेजने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। बाल गंगाधर तिलक को जेल भेजा गया 1908 में। 1908 में कांग्रेस में फूट पड़ा। अब जानते हैं सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो कांग्रेस बट गया गरम दल नरम दल में, और 1908 में तिलक जेल चले गए। तो कौन सा कथन सही है? बाल गंगाधर तिलक केसरी समाचार पत्र में क्रांतिकारियों के कार्यों का समर्थन किया। उन्होंने बंगाल में हुई एक बम विस्फोट की घटना को देशभक्ति करार दिया। यह कारण था। किस कारण से वो जेल गए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। किस कारण से वो जेल गए, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही है। तो अपने केसरी मैगजीन में क्या किए थे? क्रांतिकारियों के कामों को समर्थन करते थे, और बंगाल के बम विस्फोट को क्या कहा था? देशभक्ति था, इसलिए वो जेल गए थे। दूसरा,
तिलक ने बॉम्बे में फैक्ट्री में काम करने वाले को हड़ताल करने के लिए उकसाया था। ऐसा नहीं है, ये कर्मचारियों से हड़ताल करने से इनका कोई संबंध नहीं था। क्रांतिकारी घटना, आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव, 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी, आप जानते हैं। तो ये सब क्रांतिकारी घटनाओं में इनका योगदान था। तो केवल एक सही होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? केवल एक। अंग्रेजी भी पढ़ लीजिए। विथ रेफरेंस टू द सेंडिंग of Bal Gangadhar Tilak to jail a few months after the Surat session in 1907, consider the following statement. Bal Gangadhar Tilak used to support the work of revolutionaries in Kesari newspaper. He termed a bomb blast incident in Bengal as patriotism. देशभक्ति करार दिया था बम ब्लास्ट को, इसीलिए इनको 6 साल का जेल हुआ था। नोट कर लीजिएगा, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 साल का जेल हुआ। इनको कहां भेज दिया गया? म्यांमार। इनको बंदी बनाकर 1914 तक के लिए म्यांमार के मांडले जेल भेज दिया गया। बाल गंगाधर तिलक को कहां भेजा गया? मांडले जेल। और उसी जेल में, मांडले जेल में बैठे बैठे उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था गीता रहस्य। क्वेश्चन आ जाए कि गीता रहस्य पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने कहा की? तो मांडले जेल में। क्लियर है? 1914 में जेल से रिहा हुए और इन्होंने 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया एनी बेसेंट के साथ। इसके बाद इन्हीं के प्रयास से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो सका। 1 अगस्त 1920 को तिलक का डेथ हुआ। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करेंगे। कैसा लगा सेशन आप जरूर बताएं। सेशन को अधिकांश मैक्सिमम जगहों पर शेयर कर दें। सेशन को अधिकांश शेयर कर दें। अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और लगातार सेशन से जुड़े रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। जो मेहनत करेगा सफलता उसी को मिलेगी। तो ध्यान से पढ़िए, मेहनत कीजिए। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं कल शाम 4 बजे 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। थैंक यू।